एक रैंडम कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म से उठता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो चौंक जाता है। पूरा कमरा लाल लिखावट से भरा हुआ होता है। वो सोचता है कि ये सब उसके सोते हुए किसने लिखा होगा, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो लिखावटें धीरे धीरे गायब होने लगती है। तब उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो अभी भी उठा है। लेकिन कितना सच जैसा लगा ये सब, ये सोच के वो हैरान है। वो अपने बगल में देखता है और पता चलता है कि ये उसका कमरा नहीं है। उठ के वो सोचता है कि ये किसकी जगह है। जो इंस्टेंट नूडल उसने खाए थे और जो टिश्यूज उसने जमीन पर फेंके थे वो भी वहाँ नहीं है। वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और डरने लगता है। तभी उसके दिमाग में किसी और दुनिया की यादें आने लगती है, जो उसकी ही जैसे देखने वाले किसी और इंसान की है। दोनों अनाथ थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी जिंदगी पढ़ाई करता रहा और एक अमेजिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, लेकिन जिस इंसान का शरीर उसने अपनाया है उसने स्कूल छोड़ दिया था और एक बेकार नौकरी कर रहा था। अपने कांपते हुए हाथ को देखकर वो सोचता है कि क्या वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है और छत पर जो खून से शब्द लिखे थे उसका क्या मतलब था। इस शरीर के असली मालिक के यादों में भी उस बारे में कुछ नहीं था। वो वहाँ ही बैठा होता है, सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोई उसे पति कहकर बुलाता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जैसे ही वो मुड़ता है एक औरत को देखता है जो काफी कर्वी और सुंदर है। उसकी थाइस को देखते हुए वो सोचता है कि ये पति वाला चक्कर क्या है, क्या उसके पैरेलल वर्ल्ड में इतनी जल्दी शादी हो गई है। वो औरत बिस्तर पर बैठकर उसे उठने को कहती है और बोलती है कि अब देर हो रही है। वो बदमाश सोचने लग जाता है कि उसका इस दुनिया में आ जाना इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये ना होता तो उसे कभी इतनी खूबसूरत बीबी नहीं मिलती। वो लगातार उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहकर बुलाए। क्या उसे बेबी कहकर बुलाए, सोना मोना या डार्लिंग। फिर वो इस बॉडी के ओनर की यादों में घुसकर उसका नाम ढूंढने का डिसाइड करता है ताकि बात करने में आसानी हो जाए। लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये बहुत ही अजीब है। उसका दिमाग दो टुकड़े में बांट जाता है। ना कोई नाम, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई हॉबीज, ना कोई फेवरेट पोजीशन, कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं है। वो पीछे मुड़कर धीरे से देखता है और महसूस करता है कि वो औरत वैसे ही चुप बैठी है। अब उसे ये समझ आने लगता है कि ये जो उसकी बीबी है ये थोड़ी अजीब है। तभी एक मक्खी उसके आंख में बैठ जाती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। धीरे से वो पूछता है तुम कौन हो। वो एक सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर बोलती है कि लगता है तू मुझे देख सकता है। उसका मुंह धीरे धीरे एक डरावनी शक्ल में बदलने लगता है। पसीने से और ठंड से भीगा हुआ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि नहीं, बस मैं थोड़ा कॉन्फ्यूज हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। लेकिन अब तक औरत एक बड़ी सी डायन बन चुकी थी, बोलते हुए कि तू मुझको देख सकता है। वो एक पल के लिए रोता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में उस मॉन्स्टर के द्वारा निगल लिया जाता है। अचानक से वो फिर से बेड पर उठता है, पसीने से लथपथ, और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ एक बुरा सपना था, लेकिन तभी वो फिर से अपने सीलिंग में खून से लिखा हुआ वो शब्दों को देखता है। वो पढ़ भी नहीं पाता, वो शब्द गायब हो जाते हैं और उसे लगता है कि शायद उन शब्दों में कुछ क्लू था जो मिस हो गया। अपने हाथ को देखते हुए वो सोचता है कि क्या अब वो एक अंधा बनने का नाटक करे, लेकिन अपना हाथ सिर पर रखते हुए उसे याद आता है कि इस बॉडी के असली ओनर की यादों में वो अंधा नहीं था, तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता। वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अकेले रहता था और कभी कुछ अजीब गरीब चीज नहीं देखा था। इसका मतलब ये है कि उस औरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसको देख सकता है। उसे ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी एक हाथ दरवाजे के अंदर से आता है और उसे बुलाता है, कहकर कि तुम बस अभी भी उठे हो, नाश्ते का वक्त हो गया है। वो सिलेक्टिव तरीके से उसके करीब आती है, जबकि वो अपने मन में सोचता है कि उसे इग्नोर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस बॉडी का असली ओनर कैसे रहता था। वो उसके पास आकर अपना ड्रैगन बॉल सिखाती है और पूछते है कि क्या तुम उठ गए हो। पसीने में लथपथ वो जानता है कि अब वो हिल भी नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता, वरना उसकी मौत पक्की है। लेकिन अचानक वो अपनी गर्दन मुड़ती है और उसके करीब आती है, लेकिन वो अपने आप को बोल रहा होता है कि जो भी हो जाए उसे रिएक्शन नहीं देना। फिर भी वो करीब आती रहती है और उसका जीभ बाहर आता है। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूती है वो रिएक्ट कर देता है और तब उस औरत को समझ आ जाता है कि वो देख सकता है। उसका चेहरा एक श्राप से लिपटने लगता है और अचानक वो एक्सप्लोड हो जाता है। अगले ही सेकंड वो फिर से उठता है। होश में आते ही वो गुस्से से भर जाता है उस पत्नी पर। बेचारा प्रोटैगनिस्ट पसीने में लथपथ होता है और अपने आप को रीजनिंग करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्यों वो बार बार जिंदा हो रहा है, क्या ये कोई टाइम लूप है, शायद ये गेम की सेव पॉइंट जैसा है। वो अपना फोन उठाता है जानकर कि वो औरत उसे रिएक्ट करवाने की कोशिश करती है। वो टिकटॉक वीडियोस देखने लगता है जिसमें सुंदर गर्ल्स डांस कर रही होती है ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। फिर से वो उसके पीछे आती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उसे पति बुलाती है और पूछते है कि वो उसके सामने दूसरे लड़के को क्यों देख रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपने आप से बात करता है, कहता है कि उसे वो लाइफ स्ट्रीम वाली लड़की बहुत ही पसंद है। उसकी बात ने उसके पास आकर कहती है कि क्या उसे अब वो पसंद नहीं है। फिर पूछते है कि वो जानती है कि प्रोटैगनिस्ट को कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका फोन इतना करीब क्यों है, क्या वो उसे बाई चांस देख सकता है और ना देखने का नाटक कर रहा है। लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता और वो फिर से अपने फोन में
स्क्रोलिंग करने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये तरीका काम कर रहा है, लेकिन तभी स्क्रॉल करते करते वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसके फोन में लाइव स्ट्रीम करते हुए आती है। वो डर के मारे उठकर फोन को बेड में फेंक देता है। वो कांपने लगता है, लेकिन वो औरत उसके पीछे से कहती है कि तुम मुझे देख सकते हो। फिर वो अपना मॉन्स्टर मुंह खोलकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार वो मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से डॉज करता है और उसका हाथ काट लेता है। वो दर्द में चिल्लाता है, लेकिन मॉन्स्टर उस हाथ को खाने लगता है। वो ये देखकर कहता है कि खुशकिस्मती से इस बार उसकी बॉडी तो सही सलामत है, लेकिन बहुत खून जाने के कारण वो कॉन्शियस खोने लगता है और मर जाता है। फिर से वो उठता है और वो औरत फिर से उसके सामने ब्रेकफास्ट का टाइम अनाउंसमेंट करती है। चौथी बार तक उसकी मौत सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं कर पाता। आठवीं बार में वो कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता और उस औरत को पता चल जाता है कि वो उसे देख सकता है। इसलिए वो ये नतीजा निकालता है कि उसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो उसे प्यार करता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगली बार जैसे ही वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, उसने बोला कि तुम बहुत ही कमाल की हो। उसका प्लान था जितना हो सके इसका फायदा उठाने का, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता। अगले 13 अटेम्प्ट्स में वो बार बार मर जाता है। कोशिश करता है काम रहने की, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिलता। ऐसे सिचुएशन में बार बार मरने पर कुछ लोग पागल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मौत बार बार आती रहती है। 14, 15, 16 बार। हर बार मौत के बाद उस बॉडी के ओनर की नई मेमोरीज उसके पास आने लगती है। धीरे धीरे उसको थोड़ा समझ आने लगता है इस दुनिया के बारे में और ये कितनी अलग है उसकी अपनी दुनिया से। ये जगह अजीबो कहानियों से भरी हुई है। 18वीं मौत के बाद उसने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, खून से लिखे गए शब्दों का क्या मीनिंग है और लिखावट उसके देखते ही गायब क्यों हो जाते हैं। फिर से जब उसने अपनी आंखें खोली, उसको ये लगने लगा कि ये सब कौन कर रहा है। उसको नहीं पता कि कौन है, लेकिन इतना तो पक्का है कि उसकी बीवी उनमें से एक है। वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो अपने आप से बार बार कहना शुरू करता है कि वो उसको मार देगा, जब तक वो जिंदा रहेगा उसको मार कर ही जाएगा। फिर से वो दरवाजे से अंदर आती है, उसको पति बुलाते हुए, और कहती है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। वो उठ गया ये समझते हुए कि जब भी वो आती है वो कभी भी जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट नहीं करती। दरवाजे पे खड़ी वो पूछते है कि क्या तुम दिन की शुरुआत गरम रसीले नूडल से करना चाहते हो। वो बहुत ही नजदीक गया, लेकिन उसके अंदर से गुजर गया जैसे ही एक्सपेक्टेड था। उसे समझ आ गया था कि वो कुछ तभी कर सकती है जब वो श्योर हो कि वो उसे देख सकता है। फिर उसने खुद ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो वही खड़ी रही कहते हुए कि उसने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना लिया है और सब कुछ रेडी है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जितनी खूबसूरत उतनी ही बड़ी झूठ। वो कह रही है कि सब तैयार है, लेकिन क्लियरली कुछ भी बना नहीं है। उसने एक छोटा स्नैक बनाया, जानते हुए कि उस रूम से निकलकर ही उसके बीबी के बारे में उसे कुछ पता चलेगा। जब उसने अपने स्नैक का पहला बाइट लेना चाहा, तब तक वो फर्श बन चुकी थी, पूछते हुए कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। उसने दरवाजा खोला, ये जानते हुए कि अब उसको वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वो दरवाजे के हैंडल पर नजर आती है, पूछते हुए कि वो कहाँ जा रहा है और कि वो घर पर उसके साथ नहीं रुकता। लेकिन उसने सिर्फ दरवाजा खोला और रूम से बाहर निकल गया, अपने आप से कहते हुए कि मुझे हथराबार मार के कोई बच नहीं सकता, अब उसको बदला चाहिए। जैसे ही उसको एक तरीका मिलता है उसको खत्म करने का, वो वापस आएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसको एक झटका लगता है। वो आसमान की तरफ देखता है, सब कुछ लाल था और अजीब शक्ल के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर से भरा हुआ था। उसके सामने सिर्फ कुछ लोगों की मूर्ति थे। ये सब देखकर वो घबरा गया और फिर एक पागल के जैसा हंसने लगता है, कहते हुए कि ये दुनिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस होता है और फुटपाथ पर उल्टी कर देता है। अचानक कोई आता है और पूछता है कि अंकल आप ठीक हो। वो एकदम से डर जाता है, लेकिन देखता है कि वो बस एक छोटी सी लड़की है जो ये जानना चाहती है कि क्या वो बीमार है। उसने उसको कहा कि वो ठीक है और उसको बोला कि वो उसको बिग ब्रदर कहकर बुला सकती है। उसने उसके सर पर हाथ रखा, सोचते हुए कि ये कितनी क्यूट है। उसका मन करता है कि ऐसे ही इतनी क्यूट उसकी अपनी बेटी हो। लेकिन फिर वो लड़की तुरंत एक मॉन्स्टर बन जाती है, कहते हुए कि तुम मुझे देख सकते हो। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और जब उसने अपने ऊपर देखा तो लड़की एक बड़ी सी शैतान के रूप में बदल गई थी, एक बड़े ब्लेड के साथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि ये दुनिया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको ये सब कुछ पसंद आने लगता है और उसने कहा कि उसको ये रूप सच में पसंद आया है, क्योंकि जब वो उसे बाद में मारेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा। उसने अपने मन में ही सोचा कि ये जगह के सारे अजीब लोगों को वो बिना किसी अफसोस के बेरहमी से मार डालेगा, लेकिन इस बार तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर से वो अपने बिस्तर पर उठता है और उसकी बेलून बीबी पूछते है कि मेरे पति उठ गया है, ब्रेकफास्ट रेडी है। और बेचारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये कितना थका देने वाला काम है, एक दिन में 20 बार ब्रेकफास्ट करना। कुछ देर बाद वो एक पार्क के बेंच पर बैठा रहता है जब वही छोटी लड़की फिर से आती है और रोते रोते कहती है कि वो गुम गई है, क्या वो उसे घर ले जा सकता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इस बार केयर नहीं करता। वो इस जगह के पागलपन और अजीब चीजों के बारे में सोचने लगता है, जो दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप वो होते हैं जो बिल्कुल अजीब दिखते हैं, ये एग्रेसिव होते हैं लेकिन हवा जैसे होते हैं और कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा टाइप वो होते हैं जो हिमस जैसे दिखते हैं, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ तुम्हारे
करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट कर देते हो ये अपने असली रूप दिखाते हैं, बिल्कुल उसके बीबी की तरह। उसको पता है कि इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल इंसान उनके होने का महसूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? तभी प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर्स ह्यूमन वर्ल्ड में घुसना चाहते हैं। कुछ देर बाद वो अपना फोन को देखता है और उसको 3 रुपए का एक पेमेंट आता है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे कम से कम थोड़ा पैसे तो चाहिए होगा, ताकि वो इस दुनिया के मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। इस बॉडी के असली ओनर एक ऑफिस में काम करता था, तो वो ऑफिस के ग्रुप को देखने का फैसला करता है, जहाँ एक आदमी जिसका नाम दहाय है उसे ऑफिस बुला रहा है। पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट का नाम फेंगसू है। वो एक कंपनी के लिए घर बेचता है और उसको पता है कि उसको अभी तक एक घर बेचने का कमीशन नहीं मिला जो उसने रिसेंटली बेचा था। तो उसने एक टेक्स्ट भेजा कि वो आज उसको सेटल करने वाला है, और फिर वो अपने बाइक का स्पीड बढ़ाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है, स्ट्रेंजली वहाँ कंपनी की बिल्डिंग की जगह एक हॉस्पिटल होता है। वो जगह किसी पुरानी छोड़ी गई हुई बिल्डिंग जैसा लगता है। ये देख वो थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि क्या ये सही में सेल्स ऑफिस की जगह है। जब वो दरवाजे तक पहुँचता है, उसका फोन बजता है। वो कहता है कि वो ऊपर आ रहा है और पूछता है कि क्या सब लोग ऑफिस में हैं। उसका कॉलीग कहता है कि हाँ, लेकिन मैनेजर दहाय गुस्से में है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट बहुत दिनों से काम पे नहीं आया है और अब उसे अचानक पैसे चाहिए। असलियत में मैनेजर उसे घर बेचने का पैसा नहीं देना चाहता और उसे कंपनी से निकल देने के लिए बुलाया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, वो ऊपर आ रहा है। वो समझ जाता है कि ये जगह रियलिटी से इफेक्टेड है, लेकिन फोन पर जो लोग थे वो ठीक लग रहे थे। उसको ये अजीब और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। वो कॉरिडोर में चलना जारी रखता है, लेकिन तभी अचानक वो किसी चीज से टकरा जाता है। उसको महसूस होता है कि उसने कुछ सॉफ्ट चीज को छू लिया है और सोचता है कि ये क्या है। शांत होकर वो अपना हाथ बढ़ाता है ये जानने के लिए कि क्या ये उसका लिमिट है, लेकिन जब उसने छुआ तो वो 2 जादुई गोलों को देखता है जो फ्यूचर बता सकता है। हरामी उसे शर्म से लाल हो जाता है और अचानक उसको कुछ महसूस होता है। जोर से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो चीखते हुए कहती है कि वो फेंगसू का कंप्लेन करेगी। वो पास के ही एक गार्ड की तरफ जाती है और सब कुछ बताती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ सेल्स ऑफिस का बैनर दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना आंखें झपकाता है जगह वापस से सुनसान हॉस्पिटल बन जाता है। वो हॉस्पिटल की दीवार की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन अजीब तरीके से उसका हाथ उसमें से गुजर जाता है। उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल की फिजिकल फॉर्म से इंटरेक्ट नहीं कर सकता और सोचता है कि शायद एक रिसर्च की तरह कुछ कंडीशन चाहिए होता है। फिर से वो अपना हाथ दीवार की थ्रू ले जाता है और ऐसे ही वो अंदर चला जाता है। उसको थोड़ा चक्कर से महसूस होता है और फिर एक सुनसान कॉरिडोर दिखता है। कुछ देर बाद वही कई कमरों में देखता है, लेकिन सब खाली था। लेकिन वो नोटिस करता है कि एक दरवाजे से खून की तेज बदबू आ रही है। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर उसने उस दरवाजे के अंदर से गुजर गया और एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ एक लड़की जमीन पर बैठे हुए रो रही थी। तो वो उसको देखता रहता है। तभी लड़की अचानक उठती है और उसको देखते हुए बिग ब्रदर बुलाती है, लेकिन अब वो प्रो बन चुका था। उसने उसको इग्नोर किया और दीवार के अंदर से निकल गया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचता है, उसका सामना एक और क्रीचर से होता है, लेकिन वो चलता रहता है। ये देख मॉन्स्टर भी कॉन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि वह अनगिनत अजीब चीजें हैं। जहाँ ही वो जाता है अजीब मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स को देखता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ रूम्स ऐसे खुले हैं जैसे वो क्रीचर्स वहाँ से भाग सकते हैं। अब वो इन सब में काफी एक्सपर्ट हो गया है, इसलिए वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। सब उसकी प्यारी बीबी की वजह से, जिसने उसको अथरबर मारा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए कुछ पेपर्स पर जाता है, जहाँ एक पेपर में एक्सपेरिमेंट नंबर 128 का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा था। वो झुककर उन्हें उठाने की कोशिश करता है। सोचता है कि क्या ये सब ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर एंड क्रिएचर्स इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेजेस पलट नहीं सकता क्योंकि वो उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अचानक कुछ उसके अंदर से गुजर जाता है। वो खड़ा होता है और देखता है कि ये एक चुड़ैल का बाल है जो सीलिंग से लटक रहा होता है। चुड़ैल उसके चेहरे के पास आकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे लाइफ के राज के बारे में जानने तो नहीं आए हो? वो उसको इग्नोर करता है। सोचता है कि शायद डायरेक्टर का ऑफिस जाना बेस्ट रहेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल का बिल्डिंग वही है जो इस बॉडी के ओनर की यादों में था, जो असल में एक सेल्स कंपनी होना चाहिए था। डायरेक्टर का ऑफिस वही है जहाँ पुराना स्टाफ रूम हुआ करता था। उसने फैसला किया कि वो ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। जैसे ही वो कॉरिडोर में चलता है, कोई उसे भाई सू कहकर बुलाता है और पूछता है कि उसको आने में इतना समय क्यों लगा। अचानक एक मोटा आदमी नजर आता है जो उसका मैनेजर दहाय है। वो उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आया था, लेकिन फेंगसू चलना जारी रखता है और दोनों को धक्का देकर आगे निकल जाता है, सोचते हुए कि इस फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है। चश्मे वाला लड़का कॉन्फ्यूज लगता है और मैनेजर उसको गाली देता है, पूछता है कि वो उनको क्यों इग्नोर कर रहा है और सेकंड फ्लोर पे वो क्यों जा रहा है। और चश्मे वाला लड़के को उसे रोकने को कहता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रुकने का नाम नहीं लेता और फाइनली डायरेक्टर का ऑफिस ढूंढ लेता है। तभी कोई चिल्लाता है और उसे रोकने को कहता है, लेकिन उसका हाथ ऑलरेडी दरवाजे के हैंडल पर होता है। पीछे से उसका मैनेजर और कॉलीग को घबराहट होती है। वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो जाएगा। कमरे के अंदर हम सिर्फ एक पैर को देखते हैं, जिससे तुमको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है। इस कमर की तरफ देखो, इन लिप्स को देखो,
असल में काम हो ही गया था। वो लोग पूछते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन है और वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अचानक से लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की घबराती है और उसे छोड़ देने के लिए कहती है। लड़की पूछते है कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसको एक तरफ में फेंक देता है और कहता है कि वो बहुत ही एनोइंग है। लड़की गिर जाती है और लड़का उसकी मदद के लिए जाता है बिना कुछ किए, जबकि प्रोटैगनिस्ट डेस्क पर एक पेपर को देखता है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। इस मेंटल हॉस्पिटल में कोई तो बड़ा राज है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर वो किस्मत का तोहफा लेना चाहता है और इस दुनिया के राज के बारे में जानना चाहता है तो उसको रूम 520 में जाना होगा। वो सोचता है कि क्या ये लेटर उसके लिए था और वहाँ से निकल जाता है ये जानने के लिए कि उन्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ आ रहा है। अचानक लाइट फट जाता है। प्रोटैगनिस्ट कमरे से निकल आता है और चश्मे वाला दोस्त अब तक उसके पीछे चल रहा था, जबकि बाकी 3 लोग भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। लड़की और मैनेजर अचानक से लाइट जाने के कारण घबरा जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपना फोन ऑन करता है और कहता है कि कुछ तो गलत लग रहा है। उसका दोस्त जो पास में खड़ा होता है कहता है कि वो आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है और क्यों वो किसी से बात नहीं कर रहा। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना फोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और सेकंड फ्लोर को देखता है और रियलाइज करता है कि वो अब मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि पुराने कंपनी में है। आदमी जो थोड़ी देर पहले मजे मार रहा था मोटे से उसका फोन मांगता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उसके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा। फिर आदमी कहता है कि उसकी स्टेटस और पोजीशन के साथ वो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ सीक्रेट्स को जानता है और अगर वो गलत नहीं है तो ये सब चीजें ये दिखाती है कि वो लोग एक अजीब दुनिया में घुस गए हैं। एक पूरी जगह जो एक नॉर्मल रियलिटी थी अब एबनॉर्मल हो गई है। लोग जो काम कर रहे थे वो अब तक परेशान है कि वो काम सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग के एक गार्ड से पूछा जाता है कि क्या सब ठीक है और वो कहता है कि वो जाके देखने वाला है कि क्या हुआ है। एक लड़की झुककर अपना फोन उठाती है और अपना फ्लैश लाइट ऑन करती है, लेकिन कहती है कि ये फ्लैश लाइट की पावर तो बहुत ही कमजोर है। प्रोटैगनिस्ट भी वहाँ होता है। वो अपना फोन ऑन करता है और वही आदमी से पूछता है कि उसका भी लाइट इतना लो क्यों है। लोग उस आदमी से सवाल पूछने लग जाते हैं। उसने जो कहा था कि वो लोग अजीब दुनिया में घुस गए हैं, इससे उसका क्या मतलब था। तभी वो अपना टेम्पर लूज कर देता है और सबके ऊपर चिल्लाता है कि सब चुप रहो, कहते हुए कि सबको शांत रहना होगा क्योंकि वही एक तरीका है जिसमें वो लोग बचे रहेंगे। लोग चुप हो जाते हैं देखते हुए कि वो अचानक से स्ट्रेस हो गया। फिर आदमी समझाता है कि सिंपल टर्म्स में वो एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो भूतों से भरी हुई है। बात यह है कि ये एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन है जहाँ वो रहते हैं। लोग एक पल के लिए छुप रहते हैं और गार्ड के बारे में पूछते हैं जो लाइट चेक करने गया था। 3 मिनट हो गए हैं और वो अब तक वापस नहीं आया है। टैंक फिर से वार्न करता है कि इस दुनिया में तुम कोई भी घोस्ट रूल वायलेट नहीं कर सकते वरना तुम मर जाओगे। मोटा मैनेजर कांपते हुए पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। टैंक जवाब देता है कि अभी के लिए सबको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा वहाँ से निकलने का, वरना वहाँ सब मारे जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट ठंडे पसीने में लथपथ होता है और पीछे से एक आवाज सुनता है। उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और पता चल जाता है कि एक भूत पास आ रहा है। वो सबको वार्न करता है कि एक भूत आने वाला है। लोग उसे कहते हैं कि मजाक बंद करे क्योंकि वहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन तभी एक लड़की को कुछ अनजान कर पकड़ लेता है। ये सब फेंगशु देख रहा होता है। लोग चीखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि सोली अब जा चुकी है। चश्मे वाले लड़की घबराहट से कांपने लगती है। वो तो मेरे पास ही थी, अब वो कहाँ चली गई। वो अपने दोस्त को पुकारती है। अंधेरे के कारण कोई ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। यूटेंग प्रोटैगनिस्ट से पूछता है क्या उसने भूत का चेहरा देखा है। वो जवाब देता है कि अफसोस उसने नहीं देखा क्योंकि लड़की अचानक गायब हो गई थी। इस पल पर सबको फेंगशु पर शक होने लगता है। वो कहता है कि वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। यूटेंग कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। क्या वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है। कॉन्फ्यूज होकर फेंगशु पूछता है कि ये क्या होता है। आदमी कहता है कि ये अजीब बात है कि फेंगशु को स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में नहीं पता जबकि वो इतना शांत है। फिर आदमी समझाता है कि स्पिरिचुअल मास्टर वो होता है जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और ऐसे सिचुएशन में उनका जरूरत होता है। फेंगशु पूछता है कि क्या स्पिरिचुअल मास्टर अपनी मर्जी से भूतों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा है तो वो ये बनना चाहता है। टैंग नोटिस करता है कि फेंगशु बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट है तो शायद वो वहाँ से निकलने का एक जरिया हो सकता है। वो समझाता है कि इस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें भूतों की ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी। तुम्हें 2 काम पूरा करना होगा। पहला ये है कि तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच के दर से गुजरना पड़ेगा। दूसरा ये है कि तुम्हें भूत के साथ संपर्क में आना होगा ताकि उसकी ताकत तुम्हारी रूह में घुस सके। लेकिन ध्यान रहे भूत की ताकत तुम्हें अंधेरे में ले जा सकता है। अब ये एक जंग है, या तो भूतों से बचने का या हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाने का। ये बातें सुनकर फेंगशु सोच में पड़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि कई बार मरने के बाद वो अब भूतों के साथ संपर्क बनाने से बचता है ताकि वो ना मरे। ऐसे ही उसकी बेबी से लेकर सड़क के सभी प्राणी तक ये सब एक इल्यूशन है जब तक वो उनसे इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन जब एक भूत रियलिटी में आ जाता है तो वो उसके देखने की जरूरत के बिना ही मार सकता है। तो शायद अगर वो उनके साथ संपर्क कर सके तो वो उन्हें खत्म कर पाएगा। फेंगशु सोचता है कि क्या ये अच्छी चीज है क्योंकि ऐसे वो एक स्पिरिचुअल मास्टर बनकर उसकी प्यारी बेबी से बदला ले पाएगा। अचानक ग्रुप के एक और आदमी गायब हो जाता है। टैंग पागल होने लगता है, सबको चुप रहने के लिए कहता है वरना और भूत आ जाएंगे। फीफी पास आती है और पूछती है कि अब वो क्या करेंगे। उसे डर लग रहा है कि वो भी गायब ना हो
हो जाए। फेंगशु सबको कहता है कि ये 2-3 मिनट का खेल है। आदमी को गायब होने में 3 मिनट लगे हैं और औरत को 2 मिनट। उसकी बातें सुनकर सब एकदम सीरियस हो जाते हैं। फेंगशु ने आगे समझाया कि गार्ड 3 मिनट बाद गायब हुआ, लड़की 2 मिनट बाद और उसके 2 मिनट बाद दूसरा लड़का भी गायब हो गया। अगर इस पैटर्न को देखे तो अगला इंसान गायब होने में 3 मिनट बचा है। वो वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और उसका दोस्त पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या वो अकेले जाके मरना चाहता है। फेंगशु कहता है कि उन्हें एक सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करना चाहिए, वरना सब लोग उस रूम में मारे जाएंगे। अचानक टेंग उसे धमकी देता है, किसी को उस रूम से जाने की इजाजत नहीं। फेंगशु कहता है कि उस रूम में 8 लोग हैं, तो सिर्फ 20 मिनट में सब मारे जाएंगे। फेंगशु उल्टा धमकी देता है कि किसी ने अगर उसे रोकने की कोशिश की तो भूत से पहले वो उन्हें मार देगा। कॉरिडोर में चलते हुए चश्मे वाला दोस्त पूछता है कि वो लोग अब तक एग्जिट पर क्यों नहीं पहुंचे, जबकि उन लोगों को तो ऑफिस बिल्डिंग से कब का बाहर आ जाना चाहिए था। इस पर फेंगशु उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे हॉलवे में एक हरी रोशनी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेंटल हॉस्पिटल में था। उसका दोस्त जो पहले से डर के मारे रो रहा होता है कहता है कि क्या ये कोई ग्लिच है। वो पूछता है कि हम यहाँ कैसे आ गए, हम तो ऑफिस बिल्डिंग में थे, लेकिन अब वो किसी हॉरर मूवी के मेंटल हॉस्पिटल में आ गए हैं। फेंगशु पूछता है कि क्या तुम्हें भी हॉस्पिटल दिख रहा है, तो उसका दोस्त जवाब देता है कि वो भी इसे देख सकता है। फेंगशु को अब ये यकीन हो गया है कि कंपनी और हॉस्पिटल इस रियलिटी में ओवरलैप कर रहे हैं और पता चलता है कि हॉस्पिटल ने ऑफिस को एब्जॉर्ब किया है और वो लोग हमेशा से अंदर ही थे। इसी मोमेंट पे उन लोगों को कॉरिडोर दिखाई देता है जो खून से भरा हुआ होता है। उन्हें गार्ड की फटी हुई यूनिफॉर्म और जो लड़की गायब हुई थी उसके कपड़े मिलते हैं। उसका दोस्त ये सुनकर विश्वास नहीं कर पाता, पूछता है कि क्या उन्हें सच में खाया गया है। फेंगशु कहता है कि एक आदमी को अभी भी ले जाया गया है, तो अभी के लिए वो लोग सेफ है क्योंकि मॉन्स्टर अब उस आदमी को खा रहा होगा। कपड़ों पर लगी कट साबित करती है कि भूत कोई तेज चाकू या ब्लेड का यूज कर रहा है और उसने सिर्फ एक ही ऐसा भूत देखा था चाकू के साथ, वो भूत डॉक्टर जो उसने पहले सीलिंग में लटकते हुए देखा था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देता है जो कॉरिडोर से आ रहा है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कौन हो सकता है। कोई उनकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन पता चलता है कि ये वही ग्रुप है जो रूम में थे। वो लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऑफिस से कैसे एक हॉस्पिटल में आ गए। मैनेजर पूछता है कि अगर उन्हें कुछ मिला है यहाँ के। अचानक से कोई चीखता है और एक लड़की कहती है कि वहाँ बहुत सारा खून है। सब पहचान लेते हैं कि ये उनके कॉलेज के कपड़े हैं जो खून से लथपथ है। टेंग पूछता है कि क्या सबको खा लिया गया है। डरा हुआ फीफी कहती है कि उन्हें वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए और टेंग भी कहता है कि सच में वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वो फेंगशु से रास्ता दिखाने को कहता है, लेकिन फेंगशु कुछ नहीं कहता। कुछ पलों के बाद वो कहता है कि वक्त आ गया है। फीफी पूछती है कि क्या वक्त के बारे में वो बात कर रहा है। तभी उनके पीछे एक बालों का गुच्छा दिखाई देता है। आवाज सुनकर वो धीरे से मुड़ते हैं और देखते हैं कि छत से एक नर्स भूत उनके पास आ रही है। फीफी ये देखकर चौंक जाती है, जबकि वो मॉन्स्टर उनके बिल्कुल पास आ जाता है। सब लोग जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं और मॉन्स्टर को दूर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी टेंग को कुछ रोक लेता है। ये फीफी है जो जमीन पर गिर चुकी होती है और उसे बचाने की भीख मांग रही होती है। लेकिन जब टेंग मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो फीफी को थप्पड़ मारकर कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे। सबको भागता हुआ देखकर फेंगशु को डॉक्टर से पहली मुलाकात याद आती है और यहाँ नीचे गिरी हुई फीफी रो रही है, कहते हुए कि उसे अकेला ना छोड़े। लेकिन क्रिएचर उसके बालों को पकड़ लेती है। आंखों में आंसू लिए फीफी भीख मांग रही होती है, लेकिन लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ खून की बारिश हो जाती है। चश्मे वाला दोस्त ये देखकर सदमे में आ जाता है कि फीफी मर गई, लेकिन मॉन्स्टर रुकता नहीं, उसे बार बार मार रहा होता है। फेंगशु देखता है कि उसके नाइफ की टेक्निक्स बहुत ही एडवांस है, तो शायद उसने बहुत प्रैक्टिस की है। फेंगशु और उसके दोस्त वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें कोई ध्यान नहीं देता। फिर मॉन्स्टर नाइफ को हटा देती है और अपना मुंह खोलकर फीफी को खाने लगती है। फेंगशु समझ जाता है कि इंसान को खाने का इंस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि वो एक भूत बन गई है। फेंगशु आगे बढ़ने लगता है और उसका दोस्त पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। फेंगशु बिना डर के उसका मुंह पर मुक्का मार देता है, लेकिन वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी स्किन लोहे जैसे हार्ड होती है। उसे याद आता है कि जो भी क्रिएचर्स उसे अभी तक मिले हैं वो इंसान उसे बहुत ही पावरफुल है और इस हालत को बदलने के लिए एक ही तरीका है, उसे एक स्पिरिचुअल मास्टर बनना पड़ेगा। चश्मे वाला लड़का कहता है कि उन्हें अभी वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन फेंगशु कहता है कि सब ठीक है क्योंकि ये क्रिएचर्स एक बार में सिर्फ एक ही आदमी को मारते हैं, मतलब जब वो किसी को खा रहे होते हैं तब सबसे सेफ मोमेंट होता है। फिर दोस्त कहता है कि जल्द ही मॉन्स्टर का खाना खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि फीफी के पास 2 एक्स्ट्रा गोल हिस्से हैं जो थोड़ा टाइम लेगा। ये सुनकर दोस्त उल्टी करने लगता है, जबकि फेंगशु को याद आता है कि उसे क्रिएचर से कर्स एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और इस डायमेंशन में खोज के करीब ही सबसे ज्यादा पावर होती है और फिजिकल टच ही इसे एब्जॉर्ब करने का बेस्ट तरीका है। खोज के ठाइस को देखकर फेंगशु उन्हें थपथपाने लगता है ताकि देख सके क्या कोई इन्फेक्शन होता है। मॉन्स्टर के पैर उल्टे होते हैं और फेंगशु उन्हें छू रहा होता है। उसका दोस्त उसे होश में आने के लिए कहता है और समझाता है कि ये वक्त ऐसे कामों के लिए नहीं है, लेकिन फेंगशु बस कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो वापस भाग सकता है। लेकिन दोस्त कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो वो भी इसे ट्राई करेगा। वो प्रोटैगनिस्ट के पास आता है ताकि खोज के पैर छू सके, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता
बताता है कि वो टांगे बहुत ही ठंडी है। वो छूना जारी रखता है। वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं फील कर रहा है, लेकिन फेंगशु कहता है कि वो लोग इसे जारी रखेंगे। दोस्त कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पहला टच उसके एक खोज के साथ होगा, लेकिन ये पैर बहुत ही लंबे है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस लड़के में कोई तो छुपा हुआ पोटेंशियल है, क्योंकि पहले वो डर रहा था लेकिन अब वो मजे ले रहा है। वो अनाउंस करता है कि 1 मिनट बीत चुका है। वो इस क्रिएचर्स को 30 सेकंड्स तक और परेशान करेंगे और फिर तुरंत भागेंगे। जैसे ही फोन की क्लॉक 1:30 पर पहुंचती है, फेंगशु उठकर कहता है कि अब भागने का वक्त आ गया है। दोस्त पूछता है कि क्या वो सच में भाग सकते हैं और पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। फेंगशु को पूरा यकीन होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब वो पहली बार हॉस्पिटल में घुसा था उसने इस जगह को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया था और अब वो इस एडवांटेज का इस्तेमाल करके नर्स भूत से दूरी बनाए रखेगा। लेकिन अचानक उसके सामने बाल आ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या उसने कुछ गलत हिसाब लगाया और कैसे इतनी जल्दी उसका खाना खत्म हो गया। फीफी के पास इतना फ्लैश तो था, लेकिन फिर उसे 2 सिलिकॉन इम्प्लांट जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। सब कुछ नकली था और अब भूत उसके पीछे है। डॉक्टर उसके गर्दन पर काट लगाता है और स्क्रीन अंधेरा हो जाती है। जैसे ही उसका सिर हवा में घूम रहा होता है, वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब वो वापस उस मोमेंट पे होता है जब उसने पहली बार मॉन्स्टर को छुआ था और उसका दोस्त कह रहा था कि पैर बहुत ही ठंडे हैं। फेंगशु एक कंक्लूजन निकलता है कि टाइम लूप्स कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बेसिस पर होते हैं, या फिर ये गेम की सेव पॉइंट जैसा है जहाँ कुछ लेवल पार करने पर ऑटोमेटिकली गेम सेव हो जाते हैं। उसका दोस्त मजे ले रहा होता है, लेकिन फेंगशु जानता है कि पिछली बार वो सिलिकॉन्स की वजह से मर गए थे, इसलिए इस बार वो ये गलती नहीं करेगा। वो जल्दी से अपने दोस्त को पकड़ता है और उसे उठने को कहता है, लेकिन दोस्त जो अभी भी मजे ले रहा होता है कहता है कि ये उसकी पहली बार है तो वो थोड़ा और रुकना चाहेगा। फेंगशु उसे चेतावनी देता है कि सब सिलिकॉन्स है, अगर अभी नहीं उठे तो दोनों मर जाएंगे। दोस्त ये सुनकर शौक में आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि वो इतने बड़े क्यों थे। इसके साथ ही दोनों सीढ़ियों से नीचे भागने लगते हैं और वही ग्रुप से फिर से टकरा जाते हैं। वो लोग भी नीचे उतर रहे थे। उन्हें देखकर वो ग्रुप और भी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन फेंगशु हैंडल पकड़कर खुद को सबके आगे फेंक देता है। मैनेजर कहता है कि उसे लगा कि ये एक घोस्ट है और उसे ऐसे डराने को मना करता है। फिर चश्मे वाला दोस्त पूछता है कि वो इतने धीरे धीरे क्यों भाग रहे हैं, लेकिन दूसरे लड़के कहने लगते हैं कि वो लोग धीरे धीरे नहीं भाग रहे, कि अभी तक वो लोग 20 फ्लोर तक नीचे आ चुके हैं। लेकिन जाओहाओ कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फेंगशु और उसने तो सिर्फ 3 फ्लोर तक नीचे उतरे हैं। लोग उसे छुप रहने के लिए कहता है और झूठ बोलने को मना करता है, लेकिन टैंग समझ आता है कि वो लोग एक भूल-भुलैया में फंस गए हैं। वो दुखी होकर कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर इल्यूशन बना सकता है जिसमें तुम फंस सकते हो। फेंगशु सोचने लगता है और वो डिस्कशंस को ऑब्जर्व करता है। फिर वो आगे बढ़ता है और सबसे कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब जमीन पर गिरा दे ताकि वो रास्ता मार्क कर सके। पहले तो सब चिल्लाने लगते हैं और फिर अपने बैग्स और पॉकेट में जो भी चीजें हैं उन्हें गिराने लगते हैं। उसके बाद फेंगशु सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरने को कहता है। वो दौड़ने लगता है और थोड़ी देर बाद वही चीजें उन्हें वापस दिखाई देने लगती है। सब लोग अपने पैसे और बॉटल्स को पहचान लेते हैं जो उन्होंने पहले गिराई थी, लेकिन फेंगशु का ध्यान एक छोटी सी पैकेट पर था। अचानक टैंग चिल्लाता है और कहता है कि सिर्फ एक स्पिरिचुअलिस्ट ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। वो सबसे कहता है कि वो अपने अंदर की ताकत को एक्टिवेट करे और रास्ता ढूंढने की कोशिश करे। टैंग अपने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि पहला एक्सपीरियंस काफी था या नहीं उसकी ताकत अनलिश करने के लिए, लेकिन वो उम्मीद करता है। लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि वो ये कैसे करेंगे। सब लोग उस आर्मी जैसा करने लगते हैं, जबकि फेंगशु शीरो को धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है। उसे याद आता है कि कॉरिडोर्स के एग्जिट हमेशा राइट साइड पर होते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये देखकर टैंग पूछता है कि वो अब क्या करने वाला है। फेंगशु कहता है कि उसे दुआ मांगने की कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैसे उसे कुछ क्लूज मिल सके ताकि वो वहाँ से निकल पाए। जाओहाओ इम्प्रेस होता है कि फेंगशु अभी भी बहुत शांत है, जबकि टैंग सोचता है कि जब ये मॉन्स्टर सामने आया था तो उसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। और अजीब बात यह है कि उन्होंने घोष के साथ 1 मिनट तक बिताया और फिर भी उनकी मुलाकात फिर से हो गई। वो सोचता है कि वो घोष के साथ क्या कर रहे थे। किसी वजह से ये साइको सोचने लग जाता है कि वो भूत का फायदा उठा रहे थे। ये काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। शुक्र है। फेंगशु दीवारों को छूने लगता है और जाओ पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। फिर फेंगशु गिनती चालू करता है, 10, 12, 15 और फिर रुक जाता है। वो कहता है कि उसने ढूंढ लिया। दोस्त इंप्रेस होता है कि उसने वाकई ही में एक दरवाजा ढूंढ लिया। टैंग दौड़ के उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सच में ढूंढ लिया है। प्रॉब्लम यह है कि दरवाजा कैसे खोला जाए, क्योंकि वहाँ कोई हैंडल नहीं था। फेंगशु ने सोचा कि लॉक कहाँ होना चाहिए और अपना हाथ खाली जगह में मूव किया, जिस वजह से दरवाजा खुल गया। फेंगशु सबसे पहले अंदर जाने वाला था, लेकिन टैंग उसे धक्का देकर रूम में घुस जाता है, कहते हुए कि वो बच गए। फिर सब लोग उसे पीछे छोड़कर आगे भागने लगते हैं। जाओ पूछता है कि वो इतना शांत क्यों है और क्यों सबको उसके आगे जाने दे रहा है, लेकिन फेंगशु को यह अच्छी तरह पता है कि उसे मॉन्स्टर का सामना करना है, तो तेज होने का कोई फायदा नहीं है। तभी एक मोटे आदमी दोनों के पीछे से आता है और कहता है कि भागो, नहीं तो तुम दोनों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फेंगशु का प्लान ऑब्वियस था, देखना था कि कौन मॉन्स्टर द्वारा फंस जाए ताकि घोस्ट रुक जाए और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सके। लोग आगे बढ़ने लगते हैं, डेस्परेटली बचने की कोशिश करते हैं, जब तक उन्हें 2 डायरेक्शन में चूज करना ना पड़ा। ये उनके बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग पहले
जाए और रास्ता टेस्ट करे। टेंग ने फिर फेंगशु से पूछा कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उसने ही आयरन दरवाजा ढूंढा था तो उसे रास्ता पता होना चाहिए। इस बार फेंगशु मदद करना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग उसे धक्का दे रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पहले मर जाए। ग्रुप चिल्लाने लगा और बोला कि जल्दी बोलो क्योंकि खोज करीब आ रहा है। फेंगशु ने बस इतना कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचते हुए कि उसके लिए सब लोग बस एक टूल है। खोज डॉक्टर इनविजिबल था और उसने सोचा कि उसे सिर्फ कुछ टाइम जाया करना होगा। फिर वो राइट पाथ पर चला जाता है, सोचते हुए कि वहाँ से निकलने के लिए उसको कुछ जिंदगियां कुर्बान तो करनी पड़ेगी। जैसे ही ग्रुप ने देखा कि वो उस रास्ते पे गया, सब लोग वहीं पे भागने लगे। तभी एक हाथ पीछे से आता है। मैनेजर दहाई सबसे आखिरी में था और फेंगशु को अच्छी तरह से पता था कि वो आ चुकी है। जल्दी ही छत पर वो अटैक करने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने सबको भागते हुए देखा, वो सबसे आखिरी वाले के करीब आई। जैसे ही मॉन्स्टर का बाल करीब आती है, मैनेजर पैनिक करने लगता है और बोला कि वो यहाँ नहीं मर सकता। वो उसके आगे एक आदमी को देखता है। उसने बोला कि उसने उसको परमिशन नहीं दी कि वो उससे तेज भाग सके। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। वो आदमी जमीन पर गिर गया और कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि मॉन्स्टर उसकी गर्दन स्लाइस कर देता है और वो मर जाता है। मैनेजर की यह हरकत देखकर फेंगशु सोचता है कि यह आदमी एक पागल भूत से कुछ कम नहीं, जो अपनी सैनिटी खो चुका है, लेकिन अब उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की जरूरत है। ग्रुप ने पूछा कि वो वापस कहाँ जा रहा है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं करता और वह एक बार फिर से खोज का सामना कर रहा होता है। उसका दोस्त पास आता है और कहता है कि वो उसको अकेले के लिए मजा लेने नहीं देगा। फेंगशु सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही अजीब है, शायद ये भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगा सकता है और फिर दोनों मिलकर वहाँ से निकल पाएंगे। कुछ देर बाद वो फिर से भाग रहे होते हैं। फेंगशु अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम्हें मरने का डर नहीं, लेकिन जाओ कहता है कि मौत का इंतजार करना ज्यादा बुरा है सीधा मर जाने से। वैसे भी वो फेंगशु पर बुरा भरोसा करता है क्योंकि वो साथ है। इसी वक्त वो लोग एक कैफेटेरिया में पहुंचते हैं। सब लोग भूख और प्यास से बेहाल होते हैं क्योंकि वो काफी देर से भाग रहे थे। टेंग सब कुछ उठाने लगता है और कहता है कि वो बाद में सबको बांट देगा। मैनेजर करीब आकर कहता है कि उसे भी कुछ शेयर कर दे, लेकिन तभी अचानक एक लड़की कहती है कि उसने कुछ ढूंढ लिया है। आदमी उसे बोलता है कि हिलना मत, वो एक दरवाजा है और टेंग करीब आकर कहता है कि वो लोग अब बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक और दरवाजा कॉरिडोर के एंड पर होता है। फेंगशु देखता है कि वहाँ की रोशनी पहले से ज्यादा सप्रेस लग रही है। जब वो उस दरवाजे के पास जाते हैं, फेंगशु कहता है कि यहाँ पर तो कोई लॉक नहीं है। जब वो उसे खोलते हैं तो ये सिर्फ एक यूटिलिटी रूम होता है। ये उनके छूने हुए रास्ते का आखिरी मोड़ होता है और प्रॉब्लम ये है कि वापस जाने के लिए उन्हें किसी के मरने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि नर्स खोज को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। फेंगशु वापस जाने लगता है जबकि सब उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने गलत रास्ता चुना है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसने किसी को उसके पीछे आने को नहीं कहा था। जाओ भी उसके दोस्त फेंगशु का साथ देता है और कहता है कि सबको अपनी मर्जी से काम करना चाहिए क्योंकि भाई फेंगशु ने किसी को उसके पीछे आने को नहीं कहा था। लेकिन मैनेजर उसे उल्टा धमकी देता है और कहता है कि ये फेंगशु की गलती है क्योंकि उसे बिना कुछ सोचे समझे ही वो रास्ता चुना। फिर टेंग सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि अब सबको सर्वाइवल पर ध्यान देना होगा। उसने बोला कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो क्रिएचर्स एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान पर हमला करते हैं और फिर 2-3 मिनट का रेस्ट करते हैं। अब चुनौती ये है कि किसको डिस्ट्रैक्ट बनाया जा सके ताकि सब बचकर निकल सके। फेंगशु तुरंत समझ जाता है कि क्या होने वाला है। टेंग उसकी तरफ आता है और उसे धक्का देता है बोलते हुए कि उसकी वजह से सब लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए उसे ही अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जाओ ने पूछा कि वो ये क्या कर रहा है, पर टेंग चिल्ला के सबको मदद करने के लिए बुलाता है। लेकिन फेंगशु इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे चोक होल में ले लेता है। जैसे ही टेंग को दूर खींचा गया, उसने मैनेजर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन अब जाओ ने भी उसे चोक होल में ले लिया और दोनों जमीन पर गिर गए। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। फेंगशु ने खुद को अलग कर लिया था। बाहर ग्रुप ने पूछा तुम ये क्या कर रहे हो। फेंगशु ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों में इतनी दिलचस्पी दिखाने लगूंगा, ये फोटो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने उसका शुक्रिया अदा किया पर यह भी चेतावनी दी कि अगली बार वो उसका बदला चुकाएगा और ये कहते ही वो फिर से मर गया। जब उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है तब ग्रुप दरवाजा खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं। जाओ अशो के साथ फेंगशु की मदद करने के लिए गया और जब टेंग ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए देखा तो उसे कुछ बहुत ही डरावना दिखा। मरने के बाद भी फेंगशु मुस्कुराते हुए टेंग से कह रहा था कि थोड़ा समय और इंतजार करो। वापस वो उसी पल में आ जाता है जब उसने सिलिकॉन के बारे में चेतावनी दी थी। वो भागने लगता है लेकिन इस बार एक भयानक मुस्कान के साथ। सब लोग सीढ़ियों से उतरते हुए खोज के आने के डर लेकर भाग रहे थे जब एक बार फिर से फेंगशु सबको इग्नोर करते हुए उनके सामने आ गया। वो सीढ़ियां गिनते हुए नीचे भागने लगा और ग्रुप फिर से गोल गोल घूमते रहे। फेंगशु जल्दी से दरवाजे तक पहुंच गया और बिना किसी डर के उसे खोल दिया। कोई समझ नहीं पाया कि उसने इतनी जल्दी दरवाजा कैसे ढूंढ लिया। टेंग ने पूछा कि क्या तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर जाग चुकी है, पर फेंगशु ने बस उन्हें इग्नोर कर दिया और चेतावनी दी कि उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है होश आने से पहले। ये सब देखकर टेंग मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है फेंगशु ने वाकई में अपने पावर्स जगा ली है। उसने कहा कि अगर फेंगशु उसकी मदद वहाँ से निकलने की करे तो वो 5 करोड़ देगा। लेकिन फेंगशु सिर्फ मुस्कुराते हुए बोला कि इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके आपस का मामला सुलझाना अभी बाकी है। जब टेंग पूछने ही वाला था कि क्या मामला, तब फेंगशु ने उसके मेन जगह पर मार दिया। बेचारा टेंग चीखने लगा और दर्द में जमीन पर गिर गया। फेंगशु फिर कहता है कि वो 5 करोड़
करोड़ का इस्तेमाल इस दर्द का इलाज करने के लिए करे। दर्द में टेंग बोलता है कि वो और भी देने को राजी हो जाता अगर फेंगशु मांग लेता तो। अब प्रोटैगनिस्ट शांत हो चुका था। ये देख बाकी लोगों ने भी उसे गालियां देना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि वो इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन फेंगशु वार्न करता है कि खोज की स्पीच से बचना मुश्किल है, लेकिन टेंग को सेक्रीफाइस बना दिया जाए तो सब बचकर निकल सकते हैं। ग्रुप ये सुनकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बात तो सही है। तभी अचानक एक और लात पड़ता है और अब मैनेजर जमीन पर दर्द में चिल्ला रहा होता है। फेंगशु फिर कहता है कि उसे एक कप का मार देना चाहिए था। उसका दोस्त और बाकी लोग पूछने लगते हैं कि क्या वो पागल हो गया है और क्या वो सबके साथ ये करने वाला है। फेंगशु ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उसे कम से कम एक आदमी जो जिंदा चाहिए होगा वहाँ से निकलने के लिए। जाओ ने कहा कि ये एक अच्छा प्लान है, जबकि ग्रुप शक करने लगते हैं कि क्या फेंगशु वाकई में इंसान है। फेंगशु ने फिर रास्ता दिखाया और कहा कि उनके पास वक्त बहुत ही कम है, लेकिन ग्रुप को शक होने लगता है क्योंकि फेंगशु उनके आगे नहीं जा रहा। फेंगशु ने समझाया कि भूत की थाइस को छूने के लिए उसे रुकना है। ग्रुप को ये समझ नहीं आया, लेकिन उसका साइकोपाथ दोस्त बोला कि तब तो वो भी रुकने वाला है। नर्स भूत एक बार फिर से करीब आती है। जैसे ही ग्रुप ने उसे देखा वो लोग भागने लगे, पर कुछ लोग दीवार के पीछे रुक गए, देखने लगे कि प्रोटैगनिस्ट आगे क्या करता है। जब प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर को आते हुए देखा, जमीन पर पड़े टेंग अपनी भीख मांगने लगा, पर उसने जल्दी ही रियलाइज किया कि उसके मेन जगह से खून निकलने लगा है। फेंगशु की लात ने उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट कर दी है। फिर टेंग ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, कहते हुए कि दोनों साथ में मरेंगे, लेकिन फेंगशु ने बस उसका हाथ जोर से दबा दिया और कहा कि चिंता मत करो, वो वही वहाँ पे उसके साथ रहेगा। उसकी मौत देखते हुए मॉन्स्टर ने उसके गला पकड़ लिया और उसी के साथ आदमी मर गया। खून फेंगशु के चेहरे पर आ गया जो उसने चाट लिया। वो सच में पागल हो चुका था और बोला कि बदले का स्वाद इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन उसी वक्त उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अचानक उसके अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बुलाती है और वो सोचता है कि उसे ऐसे फाड़ते हुए देखना कितना अमेजिंग होगा। और ग्रुप को ये समझ नहीं आया कि क्या ये सच में उसका प्लान है। उसने जाओ की तरफ घूरकर देखा और याद किया कि जब वो इसके पहले मरा था तो सिर्फ जाओ ने ही उसे बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को शामिल होने के लिए इनवाइट किया। लेकिन जाओ इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। सबने फेंगशु को खुश बुलाना शुरू कर दिया। इस पल फेंगशु को एहसास हुआ कि 20 बार तक मरने के बाद और इतना पागलपन झेलने के बाद उसमें अब कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं बचा। उसकी ह्यूमैनिटी धीरे धीरे गायब हो रही है और अब वो और उसका दोस्त बिल्कुल अलग हो गए हैं। लेकिन फेंगशु के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने अपने दोस्त को मजबूर नहीं किया। पर अचानक जाओ ने कहा कि इस कंपनी में फेंगशु ही एक इंसान है जिस पर वो विश्वास कर सकता है, क्योंकि फेंगशु ही उसके एक सच्चा दोस्त है। उसने कहा कि वो उसका प्लान फॉलो करेगा, लेकिन ये भी बोला कि फेंगशु खून से लथपथ काफी डरावना लग रहा था। फिर वो ब्लश करते हुए पास आता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट करने का ट्राई करता है। जब वो दोनों मजे ले रहे थे, जाओ ने पूछा कि फेंगशु ने उन दोनों को क्यों अटैक किया। फेंगशु ने समझाया कि खोज की स्पीड को देखते हुए उससे बचना इम्पॉसिबल था और जैसे ही खोज उन तक पहुंचते वो दोनों जो हायर पोजीशन पर थे बाकी सबको सेक्रीफाइस कर देते ताकि वो बच सके। तभी फेंगशु को कुछ महसूस हुआ और उसने जाओ से पूछा क्या उसे अपने शरीर में कुछ ठंडक महसूस हो रही है। जाओ ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन फेंगशु समझ गया कि ये कोई भ्रम नहीं है, जो वो महसूस कर रहा है ये खोज की पावर का असर है। उसने देखा कि कनेक्शन काफी वीक था, लेकिन लग रहा था कि ये क्रूशियल पॉइंट तक पहुंच रहा है। शायद स्पिरिचुअल पावर को गेन करने का एक प्रोसीजर है। अब जाओ भी मोटिवेट हो गया है उस ठंडे एहसास को महसूस करने के लिए। तभी जाओ हाओ कहता है कि शायद उन्हें भागना चाहिए, लेकिन फेंगशु ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैनेजर दहाई वही पास में पड़ा हुआ है। जाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, लेकिन फिर उसने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी को जगाने का एहसास कैसा होता है, क्योंकि उससे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। फेंगशु ने समझाया कि जाओ ने शायद अब तक वो लाइफ और डेथ सिचुएशन का एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगा नहीं पा रहा। जाओ को ये अजीब लगा और उसने सोचा कि फेंगशु ने कब ऐसे सिचुएशन का सामना किया होगा। फिर फेंगशु मॉन्स्टर को मैनेजर का चेहरा चाटते हुए देखता है और कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि उनके पास लगभग 5 मिनट और है। उन्हें इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए ताकि वो जितनी हो सके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। धीरे धीरे फेंगशु के शरीर में कोल्ड एनर्जी घुसने लगती है और उसने महसूस किया कि ये एनर्जी उसके दिमाग और दिल की तरफ जा रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसका शरीर बर्फ के टुकड़े में बदल रहा है। अचानक ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर लाल गोले में बदल जाता है। जैसे ही फेंगशु का होश वापस आया, उसने देखा कि उसके पास सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो गए हैं। उसके सोचने का स्पीड और उसका अपने शरीर में कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है। उसे ऐसे लगता है कि दूसरे डायमेंशंस भी उसके लिए खुल गई है। लेकिन उसे समझ आया कि उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का सिर्फ 1% से भी कम जगाया है। उसने सोचा कि ये क्या था और अचानक उसके दिल में एक झटका सा महसूस होता है। उसे बहुत दर्द होता है और वो रियलाइज करता है कि उसकी एबिलिटीज दर्द पैदा करना है, चाहे वो मौत की सीक्वेंस हो, नेगेटिव इमोशंस हो या दिमाग का पागलपन या दर्द। वो अपने दुश्मनों को ये सब महसूस करवा सकता है। एकदम से वो मुस्कुराता है और हंसने लगता है, कहते हुए कि अब उसके पास एक डेडली पावर आ गई है। जाओ ने उसको पागल होते हुए देखकर पूछा कि क्या सच में काम कर गया। फेंगशु ने सोचा कि ये उसके लिए सबसे बेहतरीन एबिलिटी है और फिर वो अपनी प्यारी पत्नी को याद करने लगा। वो एक ट्रेंस में खड़ा हो गया जब जाओ ने उसे आवाज लगाई कि 2 मिनट गुजर चुकी है, लेकिन फेंगशु ने उसे
उसे बस साइड होने के लिए कहा क्योंकि अब वो अपनी पावर टेस्ट करने वाला है। जाओ तुरंत पीछे हट गया, कहते हुए कि लगता है अब एक एक्शन मूवी देखने को मिलेगा। फिर फेंगशु ने घोस्ट डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी शक्ति को अपने हाथ में कंसंट्रेट किया। उसे पता था कि जो कुछ भी उसने इन दिनों में झेला है वो सब उस मुक्के में शामिल है। जितनी बार वो मरेगा उतना ही दर्द वो इकट्ठा करेगा और उतना ही मजबूत वो होता जाएगा। जब तक उसका पुनर्जन्म होता रहेगा वो अनंत तक अपने आप को मजबूत कर पाएगा। फेंगशु ने घोस्ट के चेहरे पर एक मुक्का मारा, कहते हुए कि वो चाहता है कि घोस्ट उसके इस मास्टरपीस को एहसास करे। मुक्का सीधा घोस्ट के चेहरे पर लगा, लेकिन पावर धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगा। घोस्ट पीछे गिर गया और स्केपल उसके हाथ से छूट गया। जमीन पर रोती हुई घोस्ट को देखकर फेंगशु को तुरंत एहसास हुआ कि उसका पंच बेकार था और जितनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर उसके पास थी वो अब सब खत्म हो चुकी है। उसका मुक्के से घोस्ट को थोड़ी जो चोट लगी है, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं कर रहा जो फेंगशु चाहता था। जब वो इस बारे में सोचता रहा, जाओ ने कहा कि शायद अब भागने का समय आ गया है या फिर वो लोग वापस जाकर टचिंग करने वाले हैं। फेंगशु ने सोचा कि शायद एनर्जी को हथियारों में डालना बेहतर तरीका होगा और जब हथियारों की बात आती है तो जमीन पर एक हथियार पड़ा था जिससे वो यूज कर सकता था। वो झुका और उसे उठाया, लेकिन जल्द ही उसे एक अजीब एनर्जी महसूस हुआ। वो उसके पुल उठाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था और उसकी पावर तुरंत फेंगशु के दिल पे जाकर हमला करता है। उसे फिर देखने को मिलता है कि कितनी बार इसे इस्तेमाल किया गया है और कितना दर्द इसने एब्जॉर्ब किया है। इतने सारी नफरत इस केपल में भरा हुआ देखकर फेंगशु ने सोचा कि इससे तो आसानी से मॉन्स्टर का काम तमाम किया जा सकता है। फेंगशु ने जाओ को पीछे हटने के लिए कहा। जैसे ही जाओ हटा, फेंगशु ने डॉक्टर के गले के पीछे स्केपल से वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जाओ ने उसकी शर्ट हटाई और देखा कि डॉक्टर पर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। वो पूछता है कि वो लोग इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। जाओ फिर से इसे टच करने लगता है। यह फेंगशु को समझ आता है कि बिना स्पिरिचुअल पावर के ये काम नहीं करेगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि बदला लेना अभी संभव नहीं है। डॉक्टर उठने लगा और फेंगशु ने जाओ को खींचते हुए कहा कि भागने का वक्त आ गया है। जब डॉक्टर उठ गई तो वो सोचने लगती है कि उसकी स्केपल कहाँ गई। यहाँ जाओ के साथ चलते हुए फेंगशु का अपने शार्प सेंसेस के कारण किसी और के होने का एहसास हुआ। जाओ ने पूछा कि अब वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी वो दोनों छुपे हुए कॉलीग सामने आते हैं मदद मांगते हुए। जाओ ने उसे डरपोक कहा क्योंकि वो भाग गए थे और अब मदद मांगने के लिए वापस आ गए हैं। लेकिन फेंगशु ने कहा कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उन्हें इन चारों दीवारों में से एक एक करके गुजरना पड़ेगा। सब डरे हुए थे। आर्मी ने कहा कि घोस्ट डॉक्टर उनका पीछा कर रहा है तो उनके पास सिर्फ एक ही दीवार कोशिश करने का समय है। फेंगशु ने उन्हें नजरअंदाज किया और अकेले चलते हुए बोला कि किसी को वो फोर्स नहीं कर रहा उसके साथ आने के लिए। जैसे ही उन्होंने पीछे अपनी आवाज सुनी, उन्हें पता चल गया कि भूत करीब आ रही है। फेंगशु ने समझ लिया था कि अगर वो घोस्ट का चाकू छुरा ले तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। उसे दरवाजा खोला और सबको भागने को कहा। सब सीढ़ियों से भागने लगे बेचैनी के साथ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, उसको पीछे से तोड़ दिया गया और घोस्ट कॉरिडोर में ऊपर रहने लगी एक डरावनी शक्ल के साथ। उसने उसे कहा कि चाकू वापस करो। उसे सीढ़ियों पर सबको नजरअंदाज किया और सीधा फेंगशु के सामने आई और चाकू वापस देने को कहा। फेंगशु ने अपना बचाव करने में सफल रहा जब उसने पहला हमला किया था, लेकिन फिर उसने अपने मुंह खोला और उसकी गर्दन पर वार किया और ऐसे ही ईस्ट गेट पर उसकी मौत हो गई। फिर से उसका पुनर्जन्म हुआ। इस बार वो दूसरे दरवाजे से गया और एक बार फिर से उसने मैनेजर और उस आदमी को मार दिया। एक बार फिर उसने चाकू को चुरा लिया और एक नई दिशा की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गया। सब नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागने लगे और लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था, मॉन्स्टर ने दरवाजा रोक लिया और उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसने साउथ गेट में जाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया और बेरहमी से मार दिया। इस बार उसने आखिरी दरवाजा खोला, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हुआ कि इस चाकू चुराने के कारण उसके हर बार मौत हो रही है। भले ही घोस्ट बहुत ही तेज है, लेकिन उसके पास पुनर्जन्म था और हर बार वो अपनी दिशा बदल सकता था। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भविष्य देख सकता है। उसने जान लिया था कि वह एक सुरक्षित रास्ता तो है। उसको एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, लेकिन कुछ उसकी गर्दन पर आया और एक बार फिर से उसकी मौत हो गई। ऐसे ही वो 9 बार तक मरा और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो ये कर सकता है। उसने सबको दिशा दिखाया और सीक्रेट रास्ते के थ्रू ले गया। घोस्ट डॉक्टर भी पीछे आई और उनके करीब आने लगी। वो एक बार फिर से सीधा फेंगशु के करीब गई। इसी वक्त जाओ ने मुड़कर कहा कि ध्यान से। तभी घोस्ट डॉक्टर फेंगशु के पीछे अटैक करती है, लेकिन फेंगशु ने इसे आसानी से डॉज किया, जिससे वो चौंक जाती है। फेंगशु डॉक्टर के आमने सामने खड़ा होता है। ये देख वो हैरान थी कि फेंगशु कैसे बच गया और यहाँ उसके दोस्त को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में डॉज किया। फिर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए फेंगशु भागने लगा। एक बार फिर उसने मॉन्स्टर ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो छुपकर बच गया। कई बार मरने के बाद फेंगशु ने उसके अटैक पैटर्न्स को सीख लिया था और जो दर्द उसे मिल रहा था वो उसके शरीर को कठोर बना रहा था और उसके स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ा रहा था। जाओ उसकी डॉज करने की स्किल से काफी इंप्रेस हुआ, लेकिन भूत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तैयारी की कि वो उछलकर उसे काटने की, लेकिन फेंगशु को पूरी तरह से अपनी स्किल्स में विश्वास था। जैसे ही भूत उसके करीब आती है, उसने एक बार फिर से घूमकर उसके वार से बच गया। भूत पागल होने लग गई और चीखने लगी कि तू मर क्यों नहीं जाता। ग्रुप को ये भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में अटैक से बच रहा था, जबकि जाओ सोच रहा था कि ये एक स्पिरिचुअल मास्टर की शक्ति है। दरवाजे की तरफ भागते हुए उसने एक बार फिर से एग्जिट देखा। अब विश्वास हो गया था कि वो लोग बच जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि भूत उसके सामने आके रुक गया। वो हैरान था और भूत ने कांपते हुए उसे वहां जाने को मना किया। फेंगशु को यह अजीब लगा कि वो भूत इस दीवार से डर रही है। इसके साथ ही भूत जाओहाओ को एक धक्का देकर भाग गई। जाओहाओ को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। फिर फेंगशु के पास जाकर उससे पूछा कि क्या हुआ। फेंगशु ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है और लॉजिक के हिसाब से ये उनके बचने का रास्ता है। लेकिन वो सोचने लगता है कि ये सच में उनके बचने का दरवाजा है, जबकि खोज डॉक्टर इसे देखकर भाग गई। वो बहुत ही कॉन्फ्यूज था। उसे समझ आने लगा कि शायद ये कुछ और है। तभी ग्रुप लगातार पूछने लगा कि क्या ये वही दरवाजा है जो उन्हें बाहर दुनिया में ले जाएगा। लेकिन फेंगशु बैठ जाता है और बोला कि उसे थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता वो लोग ट्राई करेंगे। फिर फेंगशु ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे सब अंदर घुसने लगे। अंदर चलते हुए जाओ पूछने लगा कि उसे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन फेंगशु उसे इसे इग्नोर करने को कहता है क्योंकि यही रास्ता उनकी आखिरी उम्मीद है। वहाँ किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और जगह इतना शांत था कि उसे अपने ख्यालें सुनाई दे रहा था। अंधेरा उस रास्ते को निकल चुका था जहाँ से वो आए थे, तो उनके पास अब आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो बस आगे बढ़ते ही चले गए। इस जगह में समय रुक गया था। फेंगशु को लगने लगा था कि ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। बहुत देर चलने के बाद जब उसने अपने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कंपनी बिल्डिंग के गेट के बाहर पाया। वो ये विश्वास नहीं कर पाया कि वो लोग वाकई में बच गए। सब लोग वहाँ से भागने लगे और जाओ भी सेलिब्रेट करने लगता है कि आखिरकार वो बच गए। लेकिन जब वो फेंगशु की तरफ देखता है वो शांत खड़ा था। फेंगशु कहने लगता है कि ये कुछ अजीब लग रहा है। जब उसने पीछे देखा तो सिर्फ उसे कंपनी बिल्डिंग नजर आया। हॉस्पिटल गायब हो चुका था। जाओ ने उसे बस घर जाके आराम करने को कहा क्योंकि आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था। तभी फेंगशु को कुछ समझ आया। उसने दौड़ना शुरू किया और सीखने लगा। सब कुछ गायब हो गया। शहर में एक भूत भी नहीं बचा। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि बिना किसी वजह से वो बच गया। हॉस्पिटल का गायब हो जाना वो समझ सकता था, लेकिन सभी भूतों का गायब हो जाना ये नहीं, क्योंकि अब वो उसकी प्यारी बीवी से बदला कैसे ले पाएगा। दौड़ते दौड़ते उसने अपने आप को कार के सामने खड़ा पाया, बोलते हुए कि उसका बदला लेने से पहले वो लोग गायब नहीं हो सकते। इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी वाइफ को देख सके। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और वो पैसेंजर सीट पे बैठ गया। वो अपने आप से ही बात करने लगा, ये सही नहीं हो सकता। उसकी पत्नी ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। उसका बदला अभी भी बाकी था। जैसे ही टैक्सी रुकती है वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। ड्राइवर उसको पीछे से बुलाने लगता है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिया था, लेकिन वो नहीं रुकता। वो सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखता है, बोलते हुए कि ये दुनिया ऐसे ही गायब नहीं हो सकती। वो अपने कमरे में घुसता है, जोर जोर से चीखते हुए कि उसकी पत्नी वैसे ही गायब नहीं हो सकती। लेकिन घर बिल्कुल नॉर्मल था, उसकी पत्नी वहाँ नहीं था। सभी कमरों को चेक करने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है और बोलने लगा कि उसकी पत्नी ने उसे अथरबर मारा था और अब उसके बिना वो कैसे जिएगा। खोज डॉक्टर के हाथों जो दुख उसने सहा था वो सब उसकी पत्नी से बदला लेने के लिए था। सारा दर्द और नफरत जो उसने भूतों को खत्म करने के लिए इकट्ठा किया था, ये सब कुछ यूजलेस हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा कि अब वो अपनी सारी नफरत कहाँ निकालेगा और बिना किसी बदले के अब जीने का मतलब क्या है। ऐसे ही वो सो गया। जब वो उठता है उसकी फोन पर एक मैसेज आया जो कह रहा था कि न्यूज चेक करो। उसने तुरंत देखा कि न्यूज में एक आग का जिक्र था जो पूरी बिल्डिंग को जला चुका था। 11 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कुछ बॉसेस भी शामिल थे। तभी फेंगशु पागल जैसा हंसने लगता है क्योंकि मैसेज में लिखा था कि उन्हें उसकी बॉडी भी मिली है। वो एक्साइटेड हो गया और समझ गया कि शायद ये अजीब चीजें अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब उसे ये यकीन था कि वो अपनी पत्नी से दोबारा मिल सकता है। उसके फोन पर मैनेजर का बहुत सारा टेक्स्ट आने लगता है जो उसे काम करने के लिए बुला रहा था। वो हंसने लगता है क्योंकि मैनेजर भी मर चुका था। उसको यह बहुत ही हंसी दिलाता है कि मरने के बाद भी मैनेजर उसे काम करने के लिए हुक्म दे रहा था। अचानक उसके फोन पे एक खून से भरा मैसेज आया जो कि कह रहा था कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान गया है। तभी एक एनर्जी फोन से निकलकर एक आग का रूप ले लेता है जो फेंगशु को आरिस मारने के लिए कहता है, तभी वो बचेगा। फेंगशु ने आराम से आग को पकड़ लिया और कहा कि फोन को प्रोसेस करना बंद करो क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही फोन है। इसके साथ ही वो एनर्जी खत्म हो जाता है, लेकिन उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि अगला रास्ता क्या होगा। वो एकेडमी तक पहुंचता है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। उसने जलते हुए सब कुछ को महसूस किया और उसने सोचा कि ये तो बहुत ही रियल लग रहा है। अचानक उसने फीफी को वहाँ खड़े होते हुए देखा। वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे मिलने आई और कहने लगी कि वो आज बहुत ही जल्दी आया। फेंगशु ने उसे छुआ और पूछा कि क्या वो सच में रियल है। ये देख फीफी ने कहा कि वो तो आज बहुत ही ज्यादा हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन अचानक उसने उसे खींचकर बोला कि उसे अच्छी तरह से पता है कि सब कुछ नकली है। जब वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, जाओ वहाँ आया और पूछा कि क्या उसे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फेंगशु ने कहा कि नहीं और पूछा कि मैनेजर दहाई कहाँ है। जाओ ने उंगली दिखाया और कहा कि मैनेजर उस कमरे के पीछे है। अजीब बात ये थी कि कंपनी हमेशा की तरह बिजी था और फेंगशु को शक होने लगता है कि जो कुछ भी वो दिख रहा है क्या ये सच में एक रियल है या कोई इल्यूशन है। जब उसे मैनेजर को ढूंढा, वो उसे गाली देने लगा कि वो क्यों उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहा था। फेंगशु ने इसको नजरअंदाज किया और पूछा कि उसे अपना कमीशन कब मिलेगा। दहाई ने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई देर से आकर कमीशन मांगने की, लेकिन फेंगशु शिकायत करता है कि मरने के बाद भी दहाई कितना घिनौना लग रहा है। ये सुनकर दहाई गुस्से में आ गया और उस पर चिल्लाने लगा कि वो ये किसके मरने की बात कर रहा है, क्या वो दिख नहीं सकता कि वो जिंदा है। लेकिन अचानक फेंगशु खोज डॉक्टर के हथियार का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम कर देता है। दहाई चीखते हुए जमीन
जमीन पर गिर जाता है। फेंगशु मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि अब वो तो वाकई में जिंदा नहीं है। तभी काम कर रहे सभी लोग खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। फेंगशु जाओ के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या हुआ है। तभी जाओ के शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसका रूप बदलने लगता है। फेंगशु को समझ आ गया था कि सब कुछ रियल नहीं है बल्कि कर्स एनर्जी है, इसलिए वो सबको खत्म करने लगता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसने पूछा कि जिसने भी ये किया है क्या उसका मन भर गया है। उसे फाइनली समझ आ जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूशन था। वो लोग कभी कंपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले थे और सभी लोग जो उसके साथ उस कमरे में घुसे थे वो जमीन पर दर्द में बेहोश पड़े थे। तभी एक जलती हुई आंख बहुत सारे खोपड़ियों के साथ वहाँ आता है और उसे पूछता है कि उसने कैसे फिगर आउट किया कि ये सब एक इल्यूशन था। फेंगशु कहता है कि भले ही उसने बहुत रियलिस्टिक इल्यूशन बनाया था लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी कि सिलिकॉन्स इतने सॉफ्ट नहीं होते। मॉन्स्टर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता। फेंगशु कहता है कि वो जानता है कि ये मॉन्स्टर सबको डराकर मारता है लेकिन डर के बजाय वो मोटिवेट फील करता है जीने के लिए और दुनिया के राज को जानने के लिए, इसलिए वो इस इल्यूशन को तोड़ पाया। उसने एक दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया जब वो आंख उसे देखता रहा और फिर वो दूर हट गया कहकर कि वो इस इंसान को याद रखेगा जो किसी से नहीं डरता। फेंगशु ये सोचने लगता है कि क्या ये वही आंख है जो डॉक्टर खुश को डरा रहा था। फिर वो नोटिस करता है कि उसका डोज इल्यूशन को तोड़ नहीं पाया और कर्स एनर्जी ने उसे कंज्यूम कर लिया। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसने दोबारा इस इवेंट को रिस्टार्ट करने का सोचा। फेंगशु एक बार फिर से दिन रिस्टार्ट करता है। वो अब ये जान गया है कि ये मॉन्स्टर की ताकत इल्यूशन बना के सपने मैनिपुलेट करना है। अब उसे सिर्फ इतना काम करना है कि सोना नहीं है ताकि वो खुद इससे बच सके। उसे अब जाओ हाओ की मदद करने का सोचा ताकि वो अपनी डरावनी सपनों को तोड़ सके। उसने सबको समझाया कि सेफ एग्जिट असलियत में सेफ नहीं है। यहाँ वो लोग अपने अपने डरावने सपने में फंस जाते हैं और इस सपने को तोड़कर ही वो इल्यूशन से बाहर निकल सकते हैं। उसने जाओ हाओ को एक ट्रिक बताया कैसे वो जान सकता है कि सपना रियल है या फेक। उसे बस फीफी को छूना है। अगर वो सिलिकॉन्स नहीं रियल है तो ये सपना होगा। लेकिन जाओ हाओ कहता है कि उसे रियल और सिलिकॉन्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली कई कोशिशों के बाद भी वो लोग सपने में फंसे रहे और तोड़ नहीं पाए। प्रॉब्लम ये था कि सबको अलग अलग सपने आते हैं तो इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है और सबसे दिक्कत की बात ये थी कि सिर्फ वही इंसान सपना तोड़ सकता है जो इसे देख रहा हो। उसने जाओ हाओ को जगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बार बार थप्पड़ मारा, उसके मेन जगह पे भी मार दिया। जाओ हाओ दर्द में चिल्लाता रहा लेकिन वो नहीं उठा। फेंगशु परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। उसने नाइफ उठाया और सोचा कि अब इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उसने जाओ हाओ के थाइस काट दिया। जाओ हाओ दर्द में चिल्लाने लगता है लेकिन कुछ समय बाद वो बेहोश हो गया। प्रोटैगनिस्ट को अब कोई आइडिया नहीं था कि वो उसके दोस्त को कैसे बचाएगा। उसने फिर से सब कुछ दोबारा शुरू करने का फैसला किया लेकिन अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो शायद उसे हार मान लेना पड़ेगा। जब सब लोग उठते हैं जाओ हाओ बोलने लगता है कि नर्स फुट को छूकर उसके दिल में रोमांस फील करने का महसूस होता है। फेंगशु इस बात को नजरअंदाज करता है और उनके पास खड़े एक लड़का सेफ एग्जिट के बारे में बात करता है। ये देख के जाओ हाओ एक्साइटेड हो गया और बोलने लगा कि बाहर जाकर वो एक गर्लफ्रेंड बनाएगा। जाओ हाओ की लड़की के प्रति इतना इंटरेस्ट देखकर फेंगशु डिसाइड करता है कि वो इस इमोशन को इस्तेमाल करेगा जाओ हाओ को बचाने के लिए क्योंकि दर्द को काबू करना तो फेल हो चुका है। तभी फेंगशु जाओ हाओ को उसका फोन ऑन करने को कहता है और वॉल्यूम को मैक्सिमम रखने को कहता है। ये सुनकर जाओ हाओ कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फेंगशु समझाता है कि वो उसकी फेवरेट मूवी का इस्तेमाल करेगा। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की क्लासरूम में है और कहती है कि इस ब्यूटीफुल टीचर की प्राइवेट लेसन अब शुरू होने वाली है। जाओ हाओ पहले से ही शर्माने लग जाता है और टीचर उसे समझाता है कि उसने काफी गलत जवाब दिया है इसलिए उसे सजा मिलेगा। जाओ हाओ बोलने लगा कि ये मूवी उसका फेवरेट है और वो इसे अकेले देखना पसंद करेगा लेकिन फेंगशु उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसको ये अभी देखना होगा क्योंकि ये एक तरीका है उसकी जान बचाने का। थोड़ा एम्बेरस होकर जाओ कहता है कि ठीक है और फोन लेकर वीडियो प्ले करता है। वीडियो में एक छोटी सी माउथ किस देती है और टीचर आती है जो कहती है कि अब उसे थोड़ी स्पैंकिंग मिलेगी। फेंगशु उसे कहता है कि कहानी पर ध्यान दो और सब कुछ नेचुरली फ्लो होने दो जैसे मूवी में होता है। जाओ हाओ शर्माते हुए कहता है कि उसने बात समझ ली है। इस बीच उनके पीछे बैठे कपल सोच रहे हैं कि क्या उन्हें भी इस सब में शामिल होना चाहिए। टीचर ने लड़के को मारना शुरू कर दिया और सब लोग ये देखते रहे। उनका साइड में पूरा माहौल रोमांटिक हो जाता है और जाओ हाओ का दिमाग शर्म से फटने के करीब होता है क्योंकि वो अपने दिमाग में टीचर की सभी क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। फेंगशु को ये देखकर समझ आ जाता है कि जाओ हाओ की इमोशंस अब पीक पर है और तभी वो कहता है कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो अपने दोस्त को आखिरी चेतावनी देता है कि अगर कोई डरावनी चीज होती है तो उसे सपने और हकीकत का फर्क ढूंढना है। अजीब तरीके से फेंगशु थोड़ा बोर महसूस करता है। सोचता है कि इस दिन को इतना बार जीने के बाद अब तो उसे अपनी पत्नी के पास घर जाने की भी याद आने लगी है। थोड़ी देर बाद वो कपल मर गया क्योंकि वो अपने सपनों से निकल नहीं पाए। फेंगशु बस ये जानना चाहता था कि क्या जाओ हाओ ठीक है। वो उसके पास ही जाओ हाओ को देखता है जो कह रहा था कि वो सिर्फ थोड़ा और ट्राई करना चाहता है। वो अपना सिर हिलाते हुए जुबान बाहर निकल रहा होता है। फेंगशु सोचता है कि क्या जाओ हाओ का पागल पर काम कर रहा है। तभी फेंगशु चौंक जाता है ये देखकर कि जाओ हाओ से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है। उसे समझ आता है कि जाओ हाओ ने फाइनली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जगा ली है। थोड़ी देर बाद जाओ हाओ जमीन पर लेटा होता
होता है मुस्कुराते हुए। अचानक वो उठता है और खड़ा होकर फीफी से कहता है कि भागने की कोशिश ना करे। फिर उसे याद आता है कि ये सब तो एक सपना था और फेंगशु से पूछता है कि क्या ये एग्जिट है। फेंगशु बस चुपचाप देखता रहता है और उसके पास आता है। जाओ डर जाता है और कहता है कि क्या वो भूत है, क्या वो अभी भी सपना देख रहा है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये हैरान करने वाली बात है कि वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके अपने सपने से बाहर निकल आया। जाओ अपने फोन के लिए उस कपल के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो लोग इससे बच नहीं सके। फिर फेंगशु कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। वो अपने हाथ में एक दरवाजे का हैंडल पकड़ता है और सोचता है कि क्या ये सब का अंत है। वो उसे खोलता है और एक ब्राइट रोशनी निकलती है। दोनों एक पल के लिए अंधे हो जाते हैं और अगले ही पल वो अपने आप को बाहर पाते हैं। जाओ खुशी से चिल्लाता है कि वो आखिरकार बाहर निकल आए। ऊपर देखकर फेंगशु कई मॉन्स्टर्स को देखता है और मान लेता है कि वो सच में इल्यूशन से निकल आए हैं। फिर वो जाओ की तरफ मुड़ता है और बताता है कि उसने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगा ली है। जाओ चौंक जाता है और कहता है कि उसने बस एक अजीब एहसास महसूस किया, जैसे कि उसके सारे सेंसेस तेज हो गई हो। फेंगशु समझाता है कि उसने वाकई ही में अपनी शक्ति जगाई है, लेकिन उसे अपनी शक्ति का यूज खुद ढूंढना पड़ेगा। ये सुन के जाओ रोता है और कहता है कि उसे फाइनली सुपर पावर्स मिल गई है। फिर वो फेंगशु से पूछता है कि उसकी शक्ति क्या है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। दोस्त हैरान होकर कहता है कि अब उसे समझ आने लगा है कि कैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। फेंगशु सोचता है कि फिलहाल लोगों को यही बताना बेहतर होगा कि यही उसकी असली पावर है। इससे पावरफुल लोगों का ध्यान उसकी तरफ आएगा और वो अपने एनर्जी को मैक्सिमम तक इवॉल्व कर पाएगा। जब वो और जरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब वो सबसे बदला ले पाएगा, खासकर अपनी प्यारी बीबी से। वो फिर अपने ऑफिस बिल्डिंग की तरफ देखता है और महसूस करता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो समझ नहीं पाता कि रियलिटी और स्ट्रेंज वर्ल्ड के बीच में क्या कनेक्शन है, लेकिन ये शुक्र है इस बार उनका सामना सिर्फ एक ऐसे क्रिएचर से हुआ जो सिर्फ सपने बना सकता है। अगर कोई ऐसा होता जो दिमाग करप्ट कर सकता तो शायद वो हमेशा के लिए उस इल्यूशन में फंस जाते, क्योंकि अगर उसे या जाओ को किसी ऐसे शक्तिशाली चीज का सामना करना पड़ा तो 10,000 बार मरने के बाद भी ऐसे इल्यूशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता। एक और अजीब बात उसे समझ नहीं आई कि जाओ को कोई डरावनी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। उसने इस बारे में पूछा और उसका दोस्त ऊपर देख के कहता है कि वो किस चीज की बात कर रहा है। वो तो किसी चीज को नहीं देख रहा, लेकिन उसके दोस्त के बिल्कुल पीछे एक क्रिएचर उसे गले लगाने वाला होता है। फेंगशु सोचता है कि क्या वो वाकई में अकेला इंसान है जो ये सब कुछ देख सकता है। उसका मन था किसी और एक ऐसे इंसान से मिलना जो ये सब कुछ देख सकता है। जाओ डिसअपॉइंटेड होता है कि फेंगशु के पास फ्यूचर देखने की ताकत है, लेकिन वो उसके पावर्स के यूज के बारे में नहीं जानता। वो फेंगशु से कहता है कि अब उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए। जाने से पहले फेंगशु अपने दोस्त से पूछता है कि उसने अपने सपने को कैसे तोड़ा। जाओ कहता है कि उसने वैसे ही किया जैसे फेंगशु ने उसे कहा था। वो अपने सपने में घुसा और सब कुछ महसूस करने की कोशिश की। फिर फेंगशु अपने दोस्त से पूछता है कि वो हवा में हाथ फेर कर किस क्यों कर रहा था। शर्मिंदा होकर जाओ पूछता है कि क्या उसने वाकई में रियल लाइफ में ऐसा कुछ हरकत किया है। फेंगशु कहता है कि हाँ, उसने कुछ हाथ के इशारे किए और अजीब सी आवाज भी निकाले। जाओ उसे विनती करता है कि वो ये सब किसी को ना बताए और फेंगशु मान जाता है। इसके साथ ही जाओ समझाता है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ था, उसने बस अपनी आंखें बंद की और टीचर्स के अलग अलग लेसन्स इमेजिन करने लगा। टीचर उसके पास खड़ा था और वो इस मोमेंट को एंजॉय करता रहा, लेकिन अचानक उसने एक बहुत ठंडी हाथ महसूस किया। देखते ही देखते कई हाथ आ गए। उसने फेंगशु की बातें याद की कि फोकस बनाए रखना। फिर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। कई हाथ उसे लगातार परेशान करते रहे, लेकिन वो फोकस्ड रहा। फेंगशु सोचता है कि ये कैसी कहानी है। कमरा जो पहले डरावना था अचानक रोमांटिक बन गया। फिर एक हाथ उसके पास आया और उसके छोटे चेतन को छुआ। ये फीफी थी। जाओ चौंक गया और फीफी बोलने लगी कि वो जाओ से बहुत प्यार करती है। वो ये सुनकर शर्म से लाल हो गया। फीफी की सुंदरता देखकर वो और रुक नहीं पाया और उस पर हमला कर दिया। फिर उसने एक बेहद नरम चीज महसूस किया और खुशी से भर गया, लेकिन तभी वो उसके सामने मॉन्स्टर का दांत देखता है। क्रिएचर्स ने रूप बदल लिया और पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। फिर क्रिएचर ने जाओ को बंदी बना लिया ताकि वो हिल ना सके और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जाओ ने फेंगशु को बताया कि उस वक्त वो काफी डरा हुआ था और उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया और एक बार फिर से एडवेंचर पर निकल गया। अगर मरना ही है तो वो मजे लेकर मरेगा। ये देख क्रिएचर्स डर गया कि जाओ का दर्द खत्म हो गया। फेंगशु ये सोचने लगता है कि क्रिएचर्स इसलिए भाग गया, शायद वो इस साइको आदमी से एब्यूज नहीं होना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट इस बात को भूल जाने के लिए कहता है। फिर फेंगशु कहता है कि वो एक टैक्सी ले लेगा घर जाने के लिए और जाओ को कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे टेक्स्ट कर दे। जाओ कहता है कि उनके सभी दोस्त मर गए, क्या वो ऐसे ही चले जा सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट मुड़ता है और उसे पूछता है कि क्या वो पुलिस बुलाना चाहता है, लेकिन जाओ को समझ आता है कि शायद ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस बात के साथ फेंगशु चला जाता है और उसके दोस्त को वार्निंग देता है कि जल्दी ही स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन उनकी तलाश करेगी। कुछ देर बाद उसकी बीबी कहती है कि अच्छी बात है कि वो घर वापस आ गया और पूछते है कि क्या उसने कुछ खाया है। फेंगशु मुस्कुराता है और कहता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया है। उसकी बीबी एक डरावनी फेस बनाती है और फेंगशु से कहती है कि वो
वापस आ गया, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर कहने वाली होती है कि वो उसे देख सकता है, एक स्लैश बीच में से निकल जाता है। फेंगशु एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता और कहने लगा कि उसने अपनी बीवी को बहुत मिस किया था। वो हंसने लगा कहते हुए कि उसका बदला अब पूरा हुआ, लेकिन अजीब तरीके से सब कुछ रीसेट हो जाता है और वो अपने घर के सामने दोबारा खड़ा होता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसे मर गया। ऐसे लगता है कि उसकी बीवी की ताकत उसकी सोच से ज्यादा ही बड़ी है। धीरे से उसने अपना हाथ डोरनॉक पर रखा और घर में एंटर किया। फिर से उसकी बीवी कहती है कि उसने उसे मिस किया था और पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। फिर से फेंगशु उसे इग्नोर करता है, ये समझकर कि दोनों के बीच की पावर डिफरेंस अभी बहुत ही बड़ी है। इसी दौरान एक इमरजेंसी मीटिंग एक बिल्डिंग में चल रही होती है। डायरेक्टर वांग कहता है कि सबने 5 घंटे पहले वाली न्यूज तो सुन ही ली होगी। कंपनी बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस फेनोमेनन हुआ था, लेकिन अब तक किसी को इसका पता नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि ये एरिया की रिकॉर्डिंग्स है। दुर्भाग्य से जो कुछ भी डिस्कवर किया गया वो सिर्फ 2 सर्वाइवर्स के बारे में है, एक लड़का जिसका नाम फेंगशु है और दूसरा लड़का जिसका नाम है जाओ हाओ। लड़कों की हिस्ट्री देखते हुए दोनों ही आम लोग दिखते हैं। इस बात के साथ डायरेक्टर बाकी लोगों से पूछते हैं कि उनके इसके बारे में क्या ख्याल है। एक चश्मे वाला आदमी कहता है कि अगर 2 नॉर्मल लोग सर्वाइव कर गए तो ये शायद एक वीक प्लेस होगा, लेकिन कोई कहता है कि ये सच नहीं है। एक रेड हेड औरत कहती है कि फुटेज में वो लड़का फेंगशु बहुत ही ज्यादा काम दिख रहा है। उसका असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि उस जगह पर वो लोग स्पिरिचुअल मास्टर बन गए हो, लेकिन चश्मे वाला आदमी जिद करता है कहते हुए कि अगर वो लोग स्पिरिचुअल मास्टर भी बन गए हो तो भी ये जगह काफी इजी होगा। तभी वो जिंदा वापस आ गए। डायरेक्टर सबको चुप रहने के लिए ऑर्डर देता है और इन्वेस्टिगेशन टीम को इनसे कांटेक्ट करने का और उनके पावर्स और हॉस्पिटल सिचुएशन के बारे में जानने का ऑर्डर देते हैं। लिंगसी ऑर्डर्स को समझने के बाद हाँ करती है। इसी दौरान फेंगशु अपने कमरे में उठता है। हमेशा की तरह उसकी पत्नी वहाँ होती है और कहती है कि चिंता मत करो और वापस सो जाओ, लेकिन फेंगशु जाओ हाउस से बात कर रहा होता है, जो कहता है कि उसने अपने एबिलिटीज को डिस्कवर कर लिया है। वो समझता है कि कल उसकी पावर इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि लगता है वो सिर्फ दोपहर 11 बजे से रात 1 बजे तक ही इसे इस्तेमाल कर सकता है। फेंगशु उससे जल्दी बोलने को कहता है कि उसका पावर क्या है। जाओ कहता है कि फेंगशु की पावर अच्छी है, लेकिन उसकी खुद की पावर बहुत ही ज्यादा बेहतर है। प्रोटैगनिस्ट पेशेंस खोने लगता है और उसे कहता है कि जल्दी बताओ तुम्हें कौन सी पावर मिली है। जाओ बताता है कि उसकी पावर से वो दोपहर 11 बजे के बाद बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो जाता है और बहुत शक्तिशाली भी। फेंगशु सोचता है कि जाओ उसके साथ मजाक कर रहा है और वो कहता है कि वो ये बकवास बंद करे वरना वो फोन रख देगा। जब वो बाथरूम में जाता है और टॉयलेट करता है, उसकी पत्नी कहती है कि उसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेशर है। प्रोटैगनिस्ट इस औरत से परेशान हो जाता है जो उसे छोड़ती ही नहीं है। किचन में जाओ लगातार बता रहा होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। फेंगशु ये सोचते हुए अपने फोन को साइड में रख देता है और सोचता है कि शायद ये एबिलिटीज एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश का रिफ्लेक्शन होता है। लगता है जाओ ने हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने का सपना देखा था, इसलिए उसकी पावर वैसी ही है। फेंगशु नाश्ता करने बैठ जाता है और उसकी पत्नी कहती है कि ये परफेक्ट टाइम है नाश्ता करने का। शहर के किसी हिस्से में कोई गाड़ी से उतरता है। ये लिंगसी है। वो पूछती है कि लड़के के मैसेज को ऑब्जर्व कर उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। एक आदमी कहता है कि शायद उनमें से एक सच में स्पिरिचुअल मास्टर बन गया है। उसने उसकी पावर्स के बारे में पूछा तो आदमी चुप रहता है और कहता है कि उन्हें फेंगशु की पावर्स का अब तक कोई पता नहीं चला, लेकिन लगता है कि लड़का जाओ हाओ दोपहर 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो जाता है, खासकर अपनी फिजिकल कैपेसिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। लिंगसी मजाक में कहती है कि लड़के के पास तो परफेक्ट एबिलिटी है एक स्ट्रिपर बनने का, लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है तो कहती है कि उन्हें फेंगशु की पावर्स का पता लगाना जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पावर्स के नेचर के हिसाब से वो सोसाइटी के लिए एक खतरा बन सकता है। असिस्टेंट सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि उसे समझ लिया है। वापस घर पे फेंगशु की पत्नी वहाँ होती है और पूछते है कि क्या वो उसे देख सकता है। हमारा लड़का यूजुअल तरीके से इग्नोर कर रहा होता है और टीवी देखता है। तभी वो एक आवाज सुनता है जो दरवाजे के पास आ रही होती है। वो उठकर देखता है कि वो क्या है। जब उसकी पत्नी कहती है कि एक बार उसकी तरफ देखे, फेंगशु दरवाजे की तरफ जाता है और सोचता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ जो चीज है वो इंसान है या कोई अजीब क्रिएचर। उसके सामने लिंगसी खड़ी होती है। वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं और फेंगशु आवाज सुनता है, इसका मतलब वो लोग इंसान है। फेंगशु दरवाजा खोलता है और सीधा पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। लिंगसी अपना इंट्रोडक्शन देती है और तभी हमारा लड़का अपना कार्ड निकाल लेता है। वो कहता है कि वो लोग उसकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए हैं। उसकी पत्नी उसका हाथ थाम लेती है और उन लोगों को अंदर आने के लिए कहती है, जो वो दोनों नोटिस करते हैं। लिंगसी पूछती है कि क्या उसे पता था कि वो लोग आने वाले हैं। लिविंग रूम में फेंगशु देखता है कि सब लोग उसकी पत्नी को इग्नोर कर रहे हैं। वो सोचता है कि क्या वो लोग भी इस खतरे को जानते हैं और उसकी तरह ही प्रिटेंड कर रहे हैं। वेंजी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर है और जो लड़की उसके साथ है वो लिंगसी है और उसकी लीडर है। फेंगशु लिंगसी की तरफ देखता है और वो भी उसके सामने घूरती है। पूछती है कि उससे पहले से ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में कैसे पता चला। हमारा लड़का सिंपली कहता है कि इस पैरानॉर्मल
कन्वेंशनल दुनिया में ये ऑब्वियस था कि कोई ना कोई एसोसिएशन जरूर होगा जो ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। लिंक्सी जवाब देती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि इतने अजीब इवेंट्स के बीच में भी वो शांत है। फिर वो समझाता है कि वो लोग एक डिपार्टमेंट से है जो मिस्टीरियस और अजीब चीजों को हैंडल करते हैं। उनका पहला काम है एकेडमी में जो भी हुआ है उसके बारे में जांच करना और दूसरा काम ये देखना है कि क्या उसमें उनके टीम ज्वाइन करने का पोटेंशियल है। फेंगसु बिना कोई रिएक्शन के बैठा होता है जबकि उसकी पत्नी उसके चेहरे के सामने होती है। लिंक्सी कहती है कि कुछ फ्रीलांसर्स भी उनके लिए काम करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली ऑफिस से जुड़े होते हैं उन्हें अपने आप को ताकतवर होने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। इस दौरान उसकी पत्नी लगातार कह रही होती है कि यह अच्छा है कि वो उस औरत को नहीं देख रहा और पूछती है कि क्या वो अब भी उसे प्यार करता है। फेंगसु सिर्फ अपनी पत्नी के चेहरा देख रहा होता है और सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर उसके चेहरे में एक डेस्परेट एक्सप्रेशन हो, तब वो बहुत ही सुंदर लगती। लिंक्सी कहती है कि सबसे पहले वो एकेडमी में जो भी हुआ है उसके बारे में फेंगसु को डिटेल में बताना पड़ेगा। फेंगसु खड़ा होता है और कहता है कि उसका जवाब देने से पहले कुछ चीजें हैं जो वो जानना चाहता है। लिंक्सी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो डिमांड करने के पोजीशन में नहीं है। उसका असिस्टेंट उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि इस तरह से चीजें सुलझाना ठीक नहीं है। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लिंक्सी के पास स्पिरिचुअल पावर है लेकिन उसका असिस्टेंट बिल्कुल नॉर्मल आदमी है। वो पूछता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही काम करती है या फिर वो अपनी पावर से इतनी करप्ट हो गई है कि उसे सुपरवाइज करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। लिंक्सी दोबारा अपनी ऑरा छोड़ना शुरू करती है और वेंजी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक्सी सिर्फ ये पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। असिस्टेंट उसे मना करता है और कहता है कि अगर वो अपना टेम्पर खो देती है तो वहाँ सब लोग मारे जाएंगे। फेंगसु इसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि सबसे पहले वो लोग समझाए कि इस मिस्टीरियस दुनिया में पावर क्या होता है। लिंक्सी कहती है कि हर वो इंसान जो मिस्टीरियस चीजों से बचा होता है ये सवाल जरूर पूछता है, इसका रीजन क्या है, ये कहाँ से आई और इसका पर्पस क्या है। अभी तक ऑफिस के पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये सब करप्ट एंटिटीज है और पॉल्यूशन का सोर्स है। हर एक क्रिएचर्स का अपना तरीका होता है जीने का, कुछ फ्लैश और ब्लड से बने होते हैं और कुछ प्योरली स्पिरिचुअल होते हैं। इनका कोई पैटर्न्स नहीं होता और ये बस कहीं से अचानक आ जाते हैं और ये सब इंसानियत से नफरत करते हैं और लोगों को कंज्यूम करने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी ये इंसानों के अंदर जो स्पिरिट होती है उसी से अपनी भूख मिटाते हैं। असिस्टेंट समझाता है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उन्हें के पास है वो बस इतनी ही है। फेंगसु पूछता है कि मास्टर्स का लेवल कैसे कैटेगराइज होती है। असिस्टेंट इंप्रेस होता है कि फेंगसु को इसके बारे में भी पता है और वो समझाता है कि स्पिरिचुअल लेवल को इस बात से मेजर किया जाता है कि कोई इंसान अपनी पावर्स को कितना यूज कर सकता है। जैसे ही असिस्टेंट ये बोल रहा होता है फेंगसु की पत्नी कहती है कि यहाँ खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें लग रही है। फिर असिस्टेंट रैंकिंग के सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। ये रैंकिंग इंसान के पास कितनी स्पिरिचुअल पावर है इसके परसेंटेज से बताई जाती है और हर 20% इंक्रीज के बाद वो लोग रैंक ऊपर चढ़ते हैं। फेंगसु फिर पूछता है कि जब कोई 100 स्पिरिचुअल पावर अनलॉक कर देता है तब क्या होता है। असिस्टेंट जवाब देता है कि अब तक हिस्ट्री में कोई भी 100% तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जितना भी कोई स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करता है उतना ही उसको डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है और रिजल्ट में ये होता है कि जो भी 100% तक पहुंचने की कोशिश करता है वो उस प्रोसेस में मारा जाता है। फिर फेंगसु तीसरा सवाल पूछता है जिससे लिंक्सी अपना टेम्पर लूज कर देती है। वो कहती है कि फेंगसु अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझता है जो इतने सवाल पूछ रहा है। वो अपनी नोटबुक उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि अगर उसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वेबसाइट पे जाकर देख सकता है। साथ ही वो एक एडवाइस भी देती है, दूसरे लोगों से मिलने वाली ईमेल्स पर आंख बंद कर भरोसा मत करे। उसके बाद लिंक्सी कहते हैं कि अब फेंगसु को एकेडमी में जो भी हुआ है उसके बारे में बताना होगा। फेंगसु इसे इग्नोर करता है और एक दूसरा सवाल पूछता है क्या उन लोगों को उसकी पत्नी दिख रही है। उस मोमेंट पे उसकी पत्नी इमोशनल हो जाती है। लिंक्सी कॉन्फ्यूज होती है और प्रोटैगनिस्ट की रियलिटी गायब होने लगती है। असिस्टेंट बोलता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन चेक किया था उसमें फेंगसु की पत्नी या गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं था। इस दौरान फेंगसु की पत्नी खुशी से उछल रही होती है, कहती है कि उसे पता था कि फेंगसु हमेशा से उसे देख सकता है। वो उसके बिल्कुल पास अगर कहते हैं कि उसे शुरुआत से ही बोल देना चाहिए था कि वो उसे देख सकता है। इन्वेस्टिगेटर को अजीब लगता है और असिस्टेंट धीरे से बोलता है कि जब लोग अपने स्पिरिचुअल पावर्स को डिस्कवर करते हैं तब उन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। असिस्टेंट को लगता है कि फेंगसु के मेंटल स्टेट उनके सोचने से भी ज्यादा खराब है। फेंगसु साइड में देखता है और अपनी प्यारी बीबी को बुलाता है कहकर कि अब वो क्लियरली उसे देख सकता है कि वो कितनी खूबसूरत है। लिंक्सी कहता है कि लगता है फेंगसु उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता, उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए वो ये नाटक कर रहा है। लेकिन अचानक सब कुछ डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है और उसकी बीबी कहती है कि आखिरकार वो उसे देख रहा है। वो अपने सर पीछे घुमाती है और इंसानों को बुलाती है। लिंक्सी और असिस्टेंट ये देखकर हैरान होते हैं ये क्या हो रहा है। फेंगसु की पत्नी का शक्ल बदलने लगता है और वो एक डरावनी स्माइल देती है, कहती है कि काफी अरसा हो गया जब उसने आखिरी बार एक स्पिरिचुअल मास्टर का स्वाद लिया था। असिस्टेंट शॉक में होता है और लिंक्सी पूछते है कि ये कौन सा पावर है। प्रोटैगनिस्ट कहता
है कि ये उन दोनों के लिए एक सरप्राइज है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है। फिर फेंगसू पूछता है कि क्या अब तुम लोग मेरी पत्नी को देख सकते हो। वो रियलाइज करता है कि जब उसने अपनी पत्नी को एग्जिस्टेंस नोटिस किया तो वो रियलिटी में आ गई। अगर एक स्पिरिचुअल मास्टर भी उसे नहीं देख सकता, इसका मतलब ये है कि शायद वो इस दुनिया में अकेला इंसान है जो ये सब क्रिएचर्स को देख सकता है। लिंक्सी अपना हाथ को आगे बढ़ाती है और एक पर्पल एनर्जी बनाकर मॉन्स्टर पर फेंकती है। फेंगसू इस औरत की स्पिरिचुअल पावर से इंप्रेस होता है और सोचता है कि यही एक स्पिरिचुअल मास्टर की एबिलिटी है, लेकिन धुएं से उसकी बीवी बिना छोट के निकलती है। लिंक्सी ये विश्वास नहीं कर पाती और वो अपना होश खो देती है। वो भागने की कोशिश करती है, कहती है कि वो उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। बीबी बस अपनी उंगली एक्सटेंड करती है और उसे काट देती है, जिससे लिंक्सी अलग हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह प्रोटैगनिस्ट कुछ अलग ही कर रहा होता है। वो लिंक्सी का कपड़े खोलने लगता है और कुछ ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके इनर साइज पर एक फॉक्स का टैटू है। वो असिस्टेंट को भी ऑब्जर्व करता है और एक पिंक लेटर पाता है। वो उसे पढ़ना शुरू करता है, जबकि बीबी उससे पूछती है कि वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा। वो जितना हो सके उतना डिस्कवर करने की कोशिश करता है और अगले ही पल वो मारा जाता है। वो वापस उसी पल में आ जाता है जब वो कंपनी से घर वापस आया था। उसे पता था कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कल इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी और वही वक्त होगा जब दुनिया उसके बारे में जानेगी, जो फ्यूचर देख सकता है। वो कंप्यूटर के वेबसाइट पर जाकर उस फॉरम को एक्सेस करने का ट्राई करता है जो उसने असिस्टेंट से बात कर डिस्कवर किया था। एक मैसेज स्क्रीन पर आता है और जब वो उस पर क्लिक करता है तो एक मॉन्स्टर पॉपअप होकर उसे डरा देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और साइट पर ब्राउजिंग करने लगता है। वो इस अजीब दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। अजीब बात ये होती है कि उसकी बीबी माउस बन जाती है जब वो रिसर्च कर रहा होता है। बीबी उसे कहती है कि थोड़ा धीरे से करे। फेंगसू सब कुछ इग्नोर करता है और रिसर्च करना जारी रखता है। वो एक लिंक पर एंटर करता है जो $1 मिलियन पे करने के लिए कहता है। बीबी पूछते है कि क्या उसे कुछ मदद चाहिए, जबकि वो सोचता है कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। वो मेन पोस्ट की तरफ देखता है जो किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर ऐसा इंसान सच में है तो उसकी खुद की वैल्यू कम हो जाएगा, जो सिर्फ फ्यूचर देख सकता है। पोस्ट लिखने वाले कहता है कि इस एबिलिटी का नाम है वेस्ट ऑफ टाइम और प्रोटैगनिस्ट को अपना टाइम बर्बाद करने के लिए बधाई देता है। हमारा लड़का सोचता है कि ये कैसा मजाक है। इस दौरान एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की जो पिंक शर्ट पहनी है अपने कंप्यूटर के सामने चीखती है और सोचते है कि कौन उसके बारे में बात कर रहा है। फेंगसू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर के पास है। अगले दिन जब वो उठता है हमें पता चलता है कि फेंगसू पूरी रात बिजार इवेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने में गुजरता है। हर बार जब कोई इवेंट होता है तो उसे रैंक एस से रैंक डी तक क्लासिफाई किया जाता है। एक रैंक डी पूरे शहर एक दिन में एवेबर्ट कर सकता है और एक रैंक एस इवेंट एक पूरा देश को तबाह कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन चीजों का काम करना और ये क्यों दिखाई देते हैं, ये सबके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि ये प्राणियां हमेशा सबके आसपास होती है, लेकिन हर एक का अपना कंडीशन होता है रियलिटी में प्रकट होने के लिए। हमेशा की तरह बीबी गुड मॉर्निंग कह रही होती है, जबकि वो सोचता है कि उसने अभी तक किसी को आसमान में मॉन्स्टर देखते हुए नहीं सुना। अब उसका मकसद है फॉर्म से जितना ज्यादा हो सके ज्ञान पाना और इसके लिए उसे पैसे जमा करना होगा। उसने रिसर्च करके ये भी पता चला कि कुछ पर्टिकुलर टूल्स है जिनके कल्पना से परे यूज होते हैं और ये चाकू इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इससे कई सिनिस्टर कामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो याद करता है कि एक आर्टिकल में स्पिरिचुअल एनर्जी को वेपन के साथ कनेक्ट करने की बात की गई थी, तो वो भी इसे ट्राई करने की कोशिश करता है। एक नीला ऑरा कमरे को घेर लेता है और उसका दिल टूटा हुआ महसूस होता है, लेकिन फेंगसू बस ये पूछता है क्या ये सभी दुख है जो वो पैदा कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये सारा नफरत नए टूल में बदल जाएगा। फिर वो उस वेपन की स्पिरिचुअल एनर्जी को नए राजा के सामने झुकने के लिए आदेश देता है। उसे महसूस होता है कि उसने कम से कम 2% पावर और हासिल किया है, ये समझते हुए कि ये आइटम सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि उसकी इवोल्यूशन में भी मदद करता है। वो ब्रेकफास्ट करने जाता है और उसका दोस्त कॉल करता है। फेंगसू फोन उठाता है और कहता है कि उसने उसके पावर के बारे में पता लगा लिया है, जो कि है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 11 बजे के बाद जाओ शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने फ्यूचर देखने का पावर इस्तेमाल किया है। जाओ कहता है कि ये अच्छा है कि उसे पता है, लेकिन उसकी खुद की पावर भविष्य देखने के पावर से ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी किसी का एयर पीस जमीन पर गिर जाता है। ये कार में बैठे हुए इन्वेस्टिगेटर होता है और लिंक्सी उसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि दोनों लड़कों की एबिलिटीज के बारे में पता चल गया है। लिंक्सी कहती है कि वो बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा है और उसे जल्दी बोलने को कहता है। असिस्टेंट कहता है कि जाओ की एबिलिटी काफी अजीब है, फेंगसू की एबिलिटी तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। लड़का अपेरेंटली फ्यूचर देख सकता है और वो वार्निंग देता है कि उसे पहले से ही पता है कि वो दोनों उसे मिलने जा रहे हैं। लिंक्सी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो एक नए वीक स्पिरिचुअलिस्ट के पास ऐसा पावर नहीं होना चाहिए। फिर असिस्टेंट याद दिलाता है कि जितनी बेटर एबिलिटी होती है उसे यूज करना कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। लिंक्सी पूछते है कि क्या वो उस बंदे का एग्जाम्पल दे रहा है जो टेलीपोर्ट हो सकता है, जो एक बार में सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक उस
केस में तो चलना ही बेहतर है। लिंसी कहती है कि चाहे जो भी हो, अब सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब उसे मिलने का वक्त आ गया है। जब वो कमरे के सामने पहुंचते हैं, दरवाजा पहले से खुला होता है। एक पल के लिए वो हिचकिचाते हैं और फिर वो जोर से अंदर जाती है। तभी कुछ उनका ध्यान खींचता है। फेंगशु उन तीनों के लिए चाय बना रहा होता है। बिना उनकी तरफ देखे वो उनके नाम लेता है और बैठने को कहता है। दोनों फौरन घर के अंदर चले जाते हैं। लिंसी सोफा पर बैठ जाती है और पूछते हैं कि उसे उनके नाम के बारे में कैसे पता चला और ये भी कि वो लोग आ रहे हैं। फेंगशु फौरन कहता है कि ये सब उसके फ्यूचर देखने की एबिलिटी की वजह से है। लिंसी अपना हाथ बंद कर कहती है कि अगर ये सच है तो उसे ये प्रूफ करना होगा। फेंगशु सब कुछ बताना शुरू करता है जो वो करने आए हैं, एकेडमी में क्या हुआ और जाओ की पावर्स के बारे में भी। इन्वेस्टिगेटर कहता है कि ये सब लॉजिकल डिडक्शन से भी पता लगाया जा सकता है। फेंगशु हंसता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वो कहने लगता है कि उसे पता है कि असिस्टेंट लिंसी से प्यार करता है और अभी उसके जेब में एक लव लेटर है। वो अपना हाथ जेब में घुसाता है और कांपने लगता है जबकि औरत कॉन्फ्यूज दिखती है। फेंगशु कहता है कि वो लेटर में जो भी लिखा है वो भी जानता है। फिर इसके बारे में बोलने लगता है। लिंसी, जब ये तुम पढ़ रही होगी मैं शायद मर चुका होऊंगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें हमेशा के लिए कहना चाहता था। लिंसी उसे बोलने को मना करती है और सीधा असिस्टेंट के जेब में हाथ डालती है और लेटर निकल कर देखती है। वो घबरा जाती है क्योंकि लेटर में वही लिखा होता है जो फेंगशु ने कहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि ये काफी नहीं है क्योंकि ये लेटर पास्ट में लिखा गया है, फ्यूचर में नहीं। फेंगशु कहता है कि लिंसी फायर कंट्रोल कर सकती है और उसकी मेजरमेंट है 85, 63, 80। तभी उसकी बीबी जो एक कप में बदल जाती है। वो पूछते हैं कि उसकी मेजरमेंट्स क्या है। लिंसी थोड़ी एम्बेरस महसूस करती है और कहती है कि उसकी पावर स्पिरिचुअल कम्युनिटी में कोई सीक्रेट नहीं है और फेंगशु ने शायद रिसर्च करके ये जाना होगा। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे एक और सीक्रेट पता है और पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो ये रिवील करे। वो स्माइल देते हुए कहती है कि उसे कोई डर नहीं है, जो भी वो एक्सपोज करेगा। हमारा लड़का कहता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि लिंसी को एक ऑब्सेशन है पिंक कलर से। जो भी अच्छी चीज उसके पास है वो उसी कलर में कवर्ड है और उसके पास एक पिंक फॉक्स भी है जो काफी इंटरेस्टिंग जगह पर है। वो फौरन एक ऑरा निकालती है और कहती है कि लगता है इसकी पावर्स उसके दोस्त के जैसा है, दोनों ही बेशरम है। फेंगशु एक कहानी बनाता है और कहता है कि उसे नहीं पता ये कैसे होता है। कल रात उसने अपने पावर का यूज किया था और देखा कि असिस्टेंट लेटर लिख रहा है और उसी रात उसने देखा कि लिंसी अलमारी में कपड़े बदल रही है। वो एम्बेरस होकर बैठ जाती है, सोचती है कि उसने शायद उससे ज्यादा ही देख लिया होगा क्योंकि वो टैटू उस जगह के काफी करीब है। फिर लिंसी कहती है कि अगर वो लॉटरी के नंबर प्रिडिक्ट कर ले तो वो उसकी बात मान जाएगी। फेंगशु फौरन नंबर लिख देता है और उसे दिखाता है। ये देख लिंसी पूछते है कि वो क्यों ये टिकट खुद यूज नहीं करता एक करोड़पति बनने के लिए। फेंगशु समझाता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से वो ऐसा नहीं करता, वरना रियलिटी बदल सकती है और सब कुछ तबाह हो सकता है। फिर वो एक दावा करता है कि अगर लॉटरी का नंबर सही नहीं हुआ तो वो मरने को तैयार है। लिंसी प्रोटैगनिस्ट की एरोगेंस देखकर परेशान हो जाती है। फिर इन्वेस्टिगेटर उसे एकेडमी में जो भी हुआ है उसके बारे में बोलने को कहता है। वो कुछ समय चुप रहता है और कहता है कि ये सब ब्लू मेंटल हॉस्पिटल में हुआ था। वो कंपनी बिल्डिंग में गया था जब अचानक पूरी जगह एक इल्यूशन में घिर जाता है। ऑफिस के सभी लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में फंस जाते हैं। ऑब्वियसली फेंगशु सब कुछ नहीं बोलता, वो ज्यादा डिटेल्स नहीं बताता, ना ही वो उस केपल के बारे में जिक्र करता है। बस ये कहता है कि कुछ मोमेंट्स में उसने वो रास्ता देखा जहाँ उसके और जाओ हाओ के जिंदा बचने का चांसेस थे। ऐसे ही उन्होंने काफी इल्यूशन के बीच से एस्केप किया। इन्वेस्टिगेटर हैरान हो जाता है और लिंसी कहती है कि उसने कभी एक जगह में इतने इल्यूशंस के बारे में नहीं सुना था, जबकि स्ट्रेंज ऑकरेंस कई वजह से होते हैं लेकिन वो कभी साथ में काम नहीं करते। अगर उसने काउंटलेस क्रिएचर्स देखा है तो वहाँ शायद एक मेन लीडर है जो सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा था। फेंगशु कहता है कि लगता है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो समझ जाए कि वो क्या कह रही है, लेकिन वो ये भी ऐड करता है कि कोई बात नहीं है, कभी कभी इग्नोरेंस ही सर्वाइवल में मदद करती है। बेचारी औरत एक बार फिर से लड़के के इंसल्ट पर अपना टेम्पर लूज कर देती है। असिस्टेंट उसे शांत रहने को कहता है और फेंगशु से कहता है कि अच्छा होगा अगर वो उनके साथ चले। फेंगशु उठता है और जाने के लिए राजी होता है। एक घंटे बाद गाड़ी पार्क होती है, सब गाड़ी से निकलते हैं और असिस्टेंट दरवाजे पर खड़ा होता है, कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। फिर उसको आगे के रास्ता दिखाई देता है जो बहुत ही अंधेरा है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ले लेना। बाय बाय।